मैगी की बात सुनकर दुकान पर जितने भी कस्टमर्स थे सारे लोग नाखुश हुए और तरह तरह की बातें करने लगे। जब दुकान पर असिस्टेंट ने देखा कि कस्टमर और मैगी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, तो वो अपनी जगह से खड़ी हुई और जबरदस्ती मुस्कुराने लगी ताकि माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल कर सके। यहाँ जितने भी कस्टमर्स आते थे उन सब का बैकग्राउंड पैसों के साथ साथ और भी कई तरह से काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से कई बार इंसान की जान भी जा सकती थी। इसीलिए दुकान पर काम करने वाले लोग, यहाँ तक कि दुकान का मालिक भी, इन कस्टमर्स को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के बारे में या इन्हें नाराज करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता था। असिस्टेंट अपनी जगह पर खड़ी हुई और बहुत ही ध्यान से मैगी को एडवाइस देते हुए बोली, मैडम हम सॉरी, ये स्टोर है, कोई प्राइवेट क्लब नहीं, इसीलिए हम अपने कस्टमर्स को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। और फिर यहाँ जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब हमारे मेंबर हैं। और इतना कहते कहते असिस्टेंट बीच में ही रुक गई। उसे इस वक्त डर लग रहा था कि कहीं मैगी नाराज ना हो जाए। मैगी को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से है और उसके बॉस भी कोई बहुत बड़े इंसान है। पर इस वक्त दुकान में इतने सारे कस्टमर्स थे, ऐसे में इन सभी कस्टमर्स को जाने के लिए कहना कहीं ना कहीं शॉप के ब्रांड के लिए नेगेटिव हो सकता था। ये सारे सेल्स एडवाइजर इस वक्त कोशिश कर रहे थे कि मैगी उनकी बात समझने की कोशिश करे, पर मैगी ने अपने कदम पीछे नहीं लिए। जब कार्तिक ने मैगी को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उसे हर हाल में ये शॉप क्लियर करवानी है, तो मैगी को कार्तिक का ये ऑर्डर हर हाल में पूरा करना था। और इसीलिए बिना कार्तिक की परमिशन के मैगी यहाँ पर एक मक्खी तक को आने की परमिशन दे नहीं सकती थी। सेल्स असिस्टेंट की बात सुनकर मैगी ने तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मैंने कहा ना कि कोई भी गैर जरूरी इंसान मुझे नहीं चाहिए दिखना। जल्द से जल्द इस जगह को खाली करो, वरना मैं अपने फोर्स का इस्तेमाल करूंगी तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। इतना कहकर मैगी ने पलटकर अपनी कार की तरफ देखा और अगले ही पल बहुत सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उस गाड़ी में से निकलकर उसके पीछे आ खड़े हो गए। हर एक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और हर कोई आंखों पर सनग्लासेस पहने हुए था। दुकान पर जितने भी लोग थे उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मैगी इतनी जल्दी एक्शन लेगी। उसने यहाँ खड़े लोगों को बोलने का मौका तक नहीं दिया। तभी एक औरत ने थोड़ा डरते हुए कहा, देखो मेरे हस्बैंड बहुत बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तुम हमें हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें इसी शहर में दफना दूंगी। हाँ, मेरे पति भी बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट है, अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। इतने सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर बहुत सारे कस्टमर्स डर रहे थे, साथ ही साथ थोड़ी हिम्मत दिखाकर अपनी आइडेंटिटी बता रहे थे ताकि मैगी को डराने की कोशिश कर सके। इन लोगों को लग रहा था कि शायद अपनी पहचान और बैकग्राउंड बताकर ये लोग मैगी को डरा देंगे, पर इन्हें कहा अंदाजा था कि मैगी अपने आप में एक तूफान है जिसे किसी से डर नहीं लगता। मैगी की असली ताकत कार्तिक था और जब तक कार्तिक था तब तक कोई उसका बाल भी बांका कर नहीं सकता था। ये बात मैगी अच्छे से जानती थी। इन लोगों की बातें सुनकर मैगी को हंसी आ गई। उसने तिरछी मुस्कान देते हुए और इन लोगों का मजाक बनाते हुए कहा, मैं तुम सब लोगों को आधा मिनट दे रही हूँ, जल्दी से अपना जरूरी सामान पैक करो और यहाँ से निकलो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। मैगी ने तो खुलेआम इन सब लोगों को अल्टीमेटम दे दिया था, जिसकी वजह से वहां खड़े कस्टमर्स भी डर रहे थे और बौखला भी रहे थे। ये लोग हमेशा से अपने आप को इस सोसाइटी के सबसे नोबल पर्सन माना करते थे, पर आज कोई इनसे भी ज्यादा अमीर इन पर हुक्म चला रहा था। ये बात इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जल्दी ही ये सारे लोग एक बार फिर गुस्से से आपस में बातें करने लगे। लगता है ये लोग शहर में नए आए, इन्हें देख के लगता नहीं है कि ये लोग ऋषिकेश के हैं। पता नहीं किस बैकग्राउंड के लोग हैं ये। मुझे नहीं पता था कि दूसरे स्टेट के लोग इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और अगले ही पल एक लेडी ने तेज आवाज में मैगी से कहा, तुम लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हो, मैं अभी और इसी वक्त अपने हस्बैंड को यहाँ बुला रही हूँ। तुम लोग बहुत सारे हो इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम हम कस्टमर्स को परेशान कर सकते हो। मैं भी देखती हूँ कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। मैं भी अपने पति को यहाँ बुला रही हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। ये लोग जरूरत से ज्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। अभी तक दुकान में जितने भी कस्टमर्स थे वो सारे लोग काफी ज्यादा गुस्से से भर गए थे। उन लोगों को मैगी का एग्रेसिव बिहेवियर और एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस बार कार्तिक शायद सोचकर आया था कि वो किसी को नहीं बख्शेगा, इसलिए उसे इन लोगों की कोई परवाह नहीं हो रही थी। उसने पहले ही मैगी को ऑर्डर दे दिया था, उसे जो करना है वो करे, और मैगी कार्तिक का ऑर्डर बहुत ईमानदारी से फॉलो कर रही थी। मैगी ने जब देखा कि ये सारे कस्टमर्स यहाँ से जाने से मना कर रहे हैं, तो उसने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो लोग उन्हें जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकालें। यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स थे वो सब लेडीज थी, ऐसे में ये खुद को कैसे बचाती। उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे खूंखार गार्ड्स के सामने कुछ खिलाफत कर सके। जैसे ही शॉप पर लेडीज कस्टमर्स ने देखा कि जो मैगी बोल रही है वो कर देगी और उसका ऑर्डर मिलने पर उसके ये सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाल देंगे, तो वो लोग घबरा गई और तुरंत अपना अपना सामान उठाकर वहां से जाने लगे। कस्टमर तो यहाँ से चली गई थी, पर अब बच गए थे इस दुकान के एम्प्लॉइज जो इस वक्त काफी ज्यादा नुकसान में थे और उन्हें रह रहकर डर लग रहा था कि कहीं उनके लड़ने पर या अगेंस्ट जाने पर मैगी उनके साथ कुछ गलत ना करवा दे। इसीलिए वो सब लोग जाते हुए कस्टमर से माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। इन सभी लोगों को डर था कि कहीं यहाँ से जाने के बाद ये सारे कस्टमर इन लोगों से नाराज ना हो जाए और उनकी शॉप पर कहीं आना बंद ना कर दें, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस बात का सबसे बड़ा असर इस शॉप और यहाँ के एम्प्लॉइज पर पड़ने वाला था। जल्दी ही पूरी दुकान खाली हो गई और अब दुकान में सिर्फ कुछ जरूरी स्टाफ थे, और जैसे ही कस्टमर यहाँ से चले गए उसके बाद कार्तिक धीरे धीरे चलकर अपनी गाड़ी से बाहर निकला और दुकान के अंदर आया। दुकान पर काम करने वाले स्टाफ को फाइनली अब उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिख रहा था, जिसकी वजह से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी लड़ाई होते होते बच गई। जैसे ही कार्तिक दुकान के एम्प्लॉइज को दिखाई दिया तो अगले ही पल सब लोगों का दिमाग ब्लैंक हो गया, और इसका सबसे बड़ा कारण था कार्तिक के कपड़े।
जो इस वक्त उसने पहने हुए थे। कार्तिक बहुत ही जल्दी में तानिया को देखने उसके स्कूल में गया था। उसके बाद डायरेक्ट मैगी और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के टेम्परेरी बेसमेंट में रुक गया और वहां से सीधा यहाँ आने की वजह से कार्तिक को कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला और अभी भी उसने वहीं सड़क से खरीदे हुए सस्ते और चीप कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर हैरानी से दुकान के सभी एम्प्लॉयज की आंखें फैल गई। कार्तिक फिलहाल एक सुपर लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ था जिसकी कीमत 250 करोड़ के आसपास थी और साथ ही साथ उसके पास अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो दिखने में बहुत ज्यादा भयंकर थे। ऐसे में उसका इस तरह से कपड़े पहनकर बाहर निकलना सारे लोगों को हैरान कर रहा था। सभी स्टाफ मेंबर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। एक बार के लिए तो सारे स्टाफ मेंबर को लगा कि शायद उन लोगों की आंखें खराब हो गई हैं या फिर कार्तिक ने किसी दूसरे ही ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं जिनके बारे में उन्होंने आज तक सुना ही नहीं और इसीलिए ये लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दुकान के अंदर जो स्टाफ है वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो यहाँ पर बस अपनी बहन के लिए बेस्ट गिफ्ट खरीदने आया था। रही बात उसके अपने कपड़ों की और उसने क्या पहना हुआ है और साथ ही साथ लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो कार्तिक को इससे कतई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए तो 400-500 के कपड़े पहनकर भी कार्तिक इतनी लग्जरी शॉप में आने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। कार्तिक की अपीयरेंस इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि दुकान पर काम करने वाले स्टाफ को काफी ज्यादा टाइम लग गया ये रियलाइज करने में कि ये लोग किसी कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। कार्तिक जिस एटीट्यूड के साथ, जिस लग्जूरियस कार के साथ यहाँ आया था, उस हिसाब से यहाँ काम करने वाले ऑर्डिनरी स्टाफ कार्तिक के सामने खड़े होने के लिए भी एलिजिबल नहीं थे। इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए इस शॉप की मैनेजर खुद कार्तिक से बात करने के लिए आगे आई। शॉप की मैनेजर अच्छे से देख सकती थी कि उसके सारे एम्प्लॉयज इस वक्त डर के मारे कांप रहे हैं और किसी में भी आगे आने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए उसने खुद के सीने पर ही बुलेट खाना सही समझा और कार्तिक से बहुत प्यार से बोली, सर क्या आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? कार्तिक को लड़कियों के कपड़े खरीदने बिल्कुल नहीं आते थे, इसीलिए जब वो इस दुकान में आया तो यहाँ पर इतने सारे आइटम देखे तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। किस्मत से जब मैनेजर कार्तिक को ग्रीट करने आई तब जाकर कार्तिक थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोला, हाँ मैं यहाँ पर अपनी बहन के लिए शॉपिंग करने आया हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या सूटेबल होगा। कार्तिक की बात सुनकर मैनेजर ने बहुत ही सावधानी से पूछा, ओके सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी बहन कितने साल की है? मैनेजर का सवाल सुनकर कार्तिक ने उसे बताते हुए कहा, उसकी उम्र 17 साल की है, वो अभी सेकेंडरी हाई स्कूल में है, हालांकि वो जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाली है। उसके फ्यूचर के हिसाब से कौन से स्टाइल के कपड़े अच्छे रहेंगे? कार्तिक की बात सुनकर मैनेजर मन ही मन में वहां रखे हुए सारे स्टाइलिश कपड़ों को देखने लगी। वो काफी सालों से इस लाइन में काम कर रही थी और उसे अभी तक अच्छे से पता था कि उसकी कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लिए हैं और किस तरह के लोगों के लिए अच्छे लगेंगे। यही सब सोचकर उसने कार्तिक को कहा, सर मैं आपको कुछ कलेक्शन दिखाती हूँ जो आपकी बहन के लिए सूटेबल रहेंगे। इतना कहकर मैनेजर कार्तिक को अपने साथ सेकंड फ्लोर पर ले आई। यहाँ आते ही कार्तिक को चारों तरफ लड़कियों के ही स्टाइलिश कपड़े दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ कपड़े काफी क्यूट भी थे। पर दूसरी बड़ी दिक्कत ये थी कि कार्तिक को कोई आइडिया नहीं था कि तानिया को किस साइज के कपड़े आते हैं। कार्तिक के बगल में इस वक्त मैगी खड़ी हुई थी। मैगी को देखकर कार्तिक कुछ देर सोचते हुए उससे बोला, मैगी मुझे लगता है कि तुम्हारा फिगर बिल्कुल तानिया के जैसा है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है? जैसे ही बगल में खड़ी मैगी ने कार्तिक की बात सुनी तो शर्म से उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कार्तिक से कहा, ये बॉस ऐसा ही है, हालांकि मुझे लगता है कि मेरी वेस्ट साइज थोड़ी बड़ी है। कुछ दूरी पर खड़ी मैनेजर सीक्रेट तौर पर मैगी को देख रही थी और मन ही मन उसकी खूबसूरती से जल रही थी, क्योंकि मैगी इस वक्त काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रही थी और उसका फिगर भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। और ऐसे में अगर एक शब्द कहें तो वो किसी पटाखा से कम नहीं लग रही थी। क्या तानिया एक्सेप्ट करेगी कार्तिक का लाया हुआ गिफ्ट? और क्या मैगी को अपने सामने देखकर मैनेजर को इस वक्त काफी जलन हो रही थी। मैगी किसी को भी अपने फिगर से जला सकती थी। उसकी अपीयरेंस और उसका एटीट्यूड बिल्कुल किसी आग में घी डालने का काम कर रहा था। कार्तिक ने कुछ सोचकर मैगी से कहा, साइज वगैरह का मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, आई थिंक तुम अपने हिसाब से सही साइज की ड्रेस खरीद लो। कार्तिक का ऑर्डर सुनकर मैगी ने कार्तिक से पूछा, वो प्रॉब्लम नहीं है बॉस, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी ड्रेस खरीदना चाहते हैं? कुछ सोचकर कार्तिक ने अपना हाथ एक ड्रेस की तरफ करते हुए कहा, मैं उन सब ड्रेसेस को खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, बस उसका साइज सही होना चाहिए। जैसे ही कार्तिक ने अपनी बात कही तो अगले ही पल एक साथ कई लोगों के गहरी सांस लेने की आवाज आई। असल में आपस में सेकंड फ्लोर पर जितने भी एम्प्लॉयज थे वो सब काफी देर से ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्हें कार्तिक के यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो सारे लोग बहुत सीक्रेट तौर पर कार्तिक को नजरें छुपाकर देख रहे थे और इस वक्त काफी ज्यादा दंग थे। दुकान में इस वक्त कार्तिक के अलावा कोई और कस्टमर नहीं था, इसीलिए कार्तिक जो भी बातें कर रहा था वो इस वक्त दुकान में साफ साफ सुनी जा सकती थी। वैसे तो इस दुकान में ज्यादातर अमीर लोग ही आते थे, पर कार्तिक जैसा अमीर आज पहली बार आया था, जिसकी वजह से दुकान के सारे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा हैरान थे। कार्तिक की बात सुनकर सारे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मैनेजर भी हैरान होकर अपनी आंखें फाड़ कर कार्तिक को देख रही थी और विश्वास ना करते हुए कार्तिक से कंफर्म करने के लिए बोली, सर आप सच में ये सारे ड्रेसेस लेना चाहते हैं? मैनेजर को इतना हैरान होते हुए देखकर कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, हाँ मुझे परफेक्ट साइज की यहाँ जितनी भी ड्रेसेस हैं और जितनी भी स्टाइल की हैं वो सारी चाहिए। और हाँ, स्टोर में इनके साथ साथ इनके मैचिंग के शूज, बेल्ट, हैट्स और इयररिंग से लेकर एक्सपेंसिव बैग्स तक जो कुछ भी है वो सब चाहिए। कार्तिक अचानक से ही इस दुकान पर आकर एक ही मिनट में सब कुछ डिसाइड करके एक साथ इतने सारे कपड़े खरीद रहा था और इनके साथ साथ मैचिंग की हर चीज खरीद रहा था। उसने कुछ ही मिनट में न जाने कितने रुपए खर्च कर दिए थे। मैनेजर ने कार्तिक की बात सुनकर और उसका सीरियस लुक देखकर अपने मन ही मन में इन सभी सामान की कैलकुलेशन करनी शुरू की और फाइनली उसे ये समझ में आया कि इन सब की टोटल कीमत
10 मिलियन रुपीस से भी ज्यादा है। सच कहें तो कार्तिक ने इस पूरे स्टोर का लगभग सारा माल खरीद लिया था। अगर काउंटर पर शो ऑफ करने के लिए जो सामान रखा हुआ था उसकी बात ना की जाए तो कार्तिक ने दुकान में रखे हुए इन्वेंट्री तक को खरीद लिया था। कार्तिक जैसा कस्टमर स्टोर मैनेजर और यहाँ के एम्प्लॉयज ने पहली बार देखा था और इन सब लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर और खानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मैनेजर तो काफी ज्यादा घबरा रही थी, उसके माथे पर पसीना आ गया था और उसके शब्द लड़खड़ाने लगे थे। मैनेजर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कार्तिक से पूछा, सर आप कैश यूज करेंगे या कार्ड? मैनेजर के पूरे करियर में आज पहली बार वो ऐसा कस्टमर और दिन देख रही थी जब उसका सामान सिर्फ कुछ ही मिनट में बिकने वाला था। और सिर्फ सामान नहीं बल्कि दुकान का स्टॉक तक बिकने को तैयार हो गया था, और वो भी अच्छे खासे दाम में। मैनेजर इस वक्त मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि कार्तिक के एक बार ये सारा सामान खरीद लेने के और ट्रांजैक्शन कर देने के बाद उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर मैनेजर को जो कमीशन मिलने वाला था वो 6 डिजिट में जाने वाला था। और इसके अलावा मैनेजर ने कंपनी को भी काफी फेमस किया था और कमाई करवा दी थी, जिस वजह से हो सकता था कि उसे आगे चलकर कोई और ऊंची पोस्ट मिल जाए। यही सब सोचकर मैनेजर एक्साइटेड हो गई। एक्साइटमेंट में मैनेजर इस वक्त कार्तिक को ऐसे देख रही थी जैसे वो अपने सामने साक्षात भगवान को देख रही हो। उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही चमक थी। मैनेजर का सवाल सुनकर कार्तिक ने नॉर्मल टोन में कहा, ऑफ कोर्स मैं कार्ड स्वाइप करूंगा, इतना कैश साथ लाना कन्वीनियंट नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दिया कि वो लोग कार्तिक के खरीदे हुए सारे आइटम को स्कैन करें, उनकी लिस्ट बनाएं। पेमेंट की लिस्ट बनाने में कुछ घंटे लग गए थे। कार्तिक इस दौरान आराम से दुकान को और अच्छे से देख रहा था। तभी उसकी नजर वहां रखी हुई डॉल पर पड़ी। दुकान पर बार्बी डॉल को देखकर कार्तिक के दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि लड़कियों को ज्यादातर इस तरह की क्यूट और सुंदर बार्बी डॉल्स काफी पसंद आती हैं। अगले ही पल कार्तिक ने ज्यादा दिमाग न लगाते हुए शॉप पर जितनी भी बार्बी डॉल और मैच करते हुए टॉयज थे वो सारे ले लिए और उनका भी बिल बनवा दिया। अभी तक कार्तिक ने जितना सामान खरीदा था वो सब गाड़ी में ले जाना मुश्किल था, इसीलिए एक एंटायर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल किया गया इन सारे सामान को ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्ट करने के बाद कार्तिक भी अपने लोगों के साथ दुकान से चला गया। जैसे ही कार्तिक यहाँ से गया तो सब लोग धड़ाम से जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ घंटे में उनके साथ क्या हो गया। उनकी अच्छी खासी सिंपल लाइफ चल रही थी, कार्तिक उनकी जिंदगी में तूफान बनकर आया और इस तूफान में उन लोगों का तो बहुत सारा मुनाफा हो गया। इस वक्त पूरी शॉप पर कार्तिक के बारे में ही बातें हो रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक किस बैकग्राउंड से है और ये कहां से आया है। उसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए थे। ज्यादातर लड़कियों को तो कार्तिक की बहन से जलन हो रही थी। उन लड़कियों को लग रहा था कि कार्तिक की बहन कितनी खुशकिस्मत है, वो किसी भी चीज पर हाथ रखती है तो कार्तिक 10 गुना ज्यादा चीज उसे लाकर देता है। उसकी बहन कितनी खुशकिस्मत है जो एक बार में उसे 10 मिलियन रुपए के कपड़े और गिफ्ट्स मिल रहे थे। एक तरफ जहां शॉप पर कार्तिक के बारे में बातें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक बस अपनी बहन के स्कूल से वापस आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे सच्चाई बता सके। वैसे तो तानिया को घर आने में सिर्फ 1 घंटा ही और बाकी रह गया था, पर ये 1 घंटा कार्तिक के लिए काटना मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे 1 घंटा 1 साल की तरह है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ देर में ये 1 घंटा भी निकल गया और कार्तिक घड़ी में टाइम देखकर एक्साइटेड होकर अपने उस रेंटेड घर की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और सोसाइटी के मेन गेट की तरफ देखने लगा जहां से तानिया को अंदर आना था। कार्तिक एक्साइटेड होकर इधर उधर देखने लगा पर उसे दूर दूर तक तानिया नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे टाइम 10 बजे से भी ज्यादा का हो गया था पर तानिया अभी भी उसे नजर नहीं आ रही थी। तानिया अभी तक घर नहीं आई थी, ये सोचकर कार्तिक की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो पहले से ही बेचैन था, अब उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ रही थी। कार्तिक ने खुद से ही बातें करते हुए धीरे से कहा, आखिर चल क्या रहा है? तानिया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मैगी जो कार्तिक के पास में ही खड़ी थी उसने कार्तिक को रिलैक्स करते हुए कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है स्कूल में कोई जरूरी काम आ गया हो जिसकी वजह से उसे लेट हो गया हो, आप थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। मैगी कार्तिक को समझा ही रही थी कि तभी अचानक से उनके घर का दरवाजा नॉक होने की आवाज आई। कार्तिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही लकी की घमंड भरी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। कार्तिक मुझे पता है कि तुम अंदर हो, जल्दी से बाहर आओ। लकी की आवाज सुनकर कार्तिक ने मैगी से कहा, मैगी तुम यहाँ से जाओ। और इतना कहकर कार्तिक खुद को थोड़ा संभाल कर बाहर आया और दरवाजा खोल दिया। बाहर आते ही कार्तिक ने गुस्से से लकी से कहा, तुम्हें अब क्या चाहिए? मेरे हाथ से सच में मरकर ही सुकून मिलेगा क्या तुम्हें? कार्तिक की ऐसी धमकी सुनकर लकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कार्तिक से ही सवाल करते हुए पूछा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम तानिया को अपने साथ लेकर कहीं गए थे? जैसे ही कार्तिक ने लकी की बात सुनी तो वो एकदम दंग रह गया। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि घर के बाहर लकी अकेला नहीं था बल्कि इस वक्त लकी के माँ बाप भी थे जो कार्तिक को बड़े गुस्से से घूर रहे थे। कार्तिक को इन लोगों से डर नहीं लग रहा था, पर जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी और डरा रही थी वो था अभी अभी लकी का पूछा हुआ सवाल। लकी उसके पास ये पूछने के लिए आया था कि तानिया उसके साथ है या नहीं। इसका मतलब तानिया अभी तक घर नहीं आई थी। कार्तिक ने हैरान और परेशान होते हुए लकी से पूछा, तुमने अभी भी क्या कहा? कार्तिक ने अपना सवाल किया ही था कि तभी तानिया की माँ पलक ने कोल्ड फेस बनाते हुए कार्तिक से कहा, तुम ये भोले भाले बनने का नाटक बंद करो। तानिया की स्कूल टीचर ने कहा है कि तानिया ने आज अपनी सेल्फ स्टडी नाइट क्लास भी अटेंड नहीं की थी। क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ है? तानिया की माँ का सवाल सुनकर कार्तिक एकदम हैरान हो गया। तभी उसकी नजर तानिया के सौतेले पिता पर पड़ी जो अपनी गर्दन को गुंडों की तरह घुमा रहा था और अपनी गर्दन कार्तिक के घर के अंदर डालकर इधर उधर देख रहा था। इन लोगों की बातें सुनकर 1 मिनट के लिए कार्तिक का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि इसका मतलब तानिया के साथ कुछ हुआ है, इसीलिए मुझे आज सुबह से इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी।
प्लीज भगवान उसके साथ कुछ मत होने देना। कार्तिक का कुछ मिनट के लिए दिमाग चलना बंद हो गया था, लेकिन उसने अगले ही पल गुस्से से लकी की कॉलर पकड़ ली और उसे खींचते हुए गुस्से में पूछा, मुझे पूरी बात बताओ, आखिर तानिया के साथ हुआ क्या? सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, तो फिर उसने अपनी क्लास अटेंड क्यों नहीं की? इस वक्त लकी के साथ उसके माँ बाप खड़े हुए थे, इसीलिए उसे कार्तिक से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो बार बार कार्तिक की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कार्तिक को ही उंगली दिखाकर सवाल करते हुए पूछ रहा था, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैंने कल रात को तुम दोनों को साथ में देखा था, कहीं तुम लोग भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? कार्तिक ने जब देखा कि लकी एक बार फिर से उससे बदतमीजी और घमंड से बात कर रहा है, तो इस बार वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने अगले ही पल जोर का तमाचा कसकर लकी के गाल पर दे मारा। कार्तिक को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे ये सब करने के बाद भी कोई दया नहीं आ रही थी। उसने एक और थप्पड़ लकी को दे मारा, उसके बाद उसे जमीन पर धक्का दे दिया। कार्तिक का थप्पड़ खाकर लकी अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अगले ही पल जमीन पर गिर गया। जैसे ही लकी के माँ बाप ने उसे जमीन पर गिरा हुआ देखा तो दोनों एकदम से कार्तिक से सवाल करने लगे। तानिया की माँ ने तो गुस्सा करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? लकी के पापा ने गुस्से से कार्तिक से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? असल में शुरू में जब कार्तिक ने लकी की कॉलर पकड़ी थी तो और उसे थप्पड़ मारा था, तब लकी के माँ बाप को कुछ समझ नहीं आया। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि कार्तिक ने उनके बेटे को मारा है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया है, तब जाकर उन्होंने अचानक से अपना गुस्सा दिखाया और कार्तिक पर गुस्सा करने लगे। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा तानिया के साथ? माँ ने जब देखा कि कार्तिक ने उसके बेटे को धक्का दिया है तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में कार्तिक से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को धक्का दोगे? तुम एक गरीब लड़के हो जो मेरी बेटी को फंसाना चाहते हो और तो और उसे बहला फुसला के घर से भगाने के लिए भी कह रहे हो। कहां से आई तुम्हें इतनी हिम्मत? जैसे ही कार्तिक ने अपनी सौतेली माँ की बात सुनी तो उसने तुरंत कोड एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी तानिया को ढूंढना है। जैसे ही तानिया के सौतेले बाप ने सुना कि कार्तिक अपनी बात कहकर सब लोगों को चुप करवा रहा है तो उन्होंने तुरंत गुस्से से कहा, कान पर हाथ रख लेने से बाहर जो हो रहा शोर बंद नहीं हो जाएगा। क्या तुमने मेरी बेटी को किडनैप नहीं किया? मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया में मुझे उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो जरूर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में मिलेगी। तुरंत रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाके देखने दो। कार्तिक का सब्र पहले ही जवाब दे चुका था। अब इन लोगों की बातें सुनकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। एक तो उसकी बहन अभी तक घर नहीं आई थी और ऊपर से कार्तिक को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। इसी वक्त आकर ये लोग बिना वजह आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कार्तिक अब और ज्यादा इन लोगों से सब्र या शांति के साथ बात नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जब तानिया के सौतेले पिता ने देखा कि कार्तिक अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और हिल भी नहीं रहा तो उन्हें लगा कि शायद कार्तिक को गिल्ट महसूस हो रहा है। इसीलिए उन्होंने तुरंत कार्तिक को उसकी जगह से हटाने की कोशिश की और जबरदस्ती उसके घर में घुसने लगे। हालांकि कार्तिक इतनी आसानी से इस घटिया आदमी को अपने घर में कैसे घुसने दे सकता था? भले ही कार्तिक यहाँ पर कुछ ही दिन से रह रहा था और ये किराए का घर था, पर फिर भी कार्तिक यहाँ पर इस घर को अपना समझ के रह रहा था और वो किसी भी ऐसे आदमी को यहाँ नहीं आने दे सकता था जिसकी वजह से उसका घर नेगेटिव वाइब से भर जाए। जल्दी ही कार्तिक ने तुरंत एक्शन मोड स्टार्ट किया और लकी के पापा के बढ़ते हुए हाथ और पैर को पकड़कर उन्हें जोर से लात मारी और अगले ही पल लकी के पापा उसके साथ जमीन पर पड़े मिले। एक तेज आवाज के साथ अगले ही पल सारा कॉरिडोर गूंज उठा। यह आवाज लकी के पापा की थी जो दर्द में कराह रहे थे और वहीं इन सब से अलग घर के अंदर छुपी हुई मैगी और ज्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती थी और ना ही वो यहाँ रुककर इस तमाशे को और बढ़ते हुए देख सकती थी। वो बिना अपनी रेपुटेशन और आइडेंटिटी की परवाह किए बिना तुरंत कार्तिक के पास गई और उसके कानों में धीरे से बोली, बॉस जल्दी चलिए, हमें तानिया को ढूंढना होगा। अगले ही पल मैगी तानिया के परिवार के सामने थी और उसे अपने आप को छुपाने की अब और ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि कार्तिक और मैगी ने यही तय किया था कि आज रात को तानिया को वो सब कुछ बता देंगे, पर इन दोनों ने ही नहीं सोचा था कि इनकी पहचान ऐसे सामने आएगी और अनएक्सपेक्टेडली तानिया के बारे में उन्हें ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही तानिया की मां ने कार्तिक के पीछे से मैगी को आते हुए देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई और जमीन पर पड़े लकी और उसके पापा तो दोनों मैगी को देखकर एक दूसरे को गले लगाकर किसी बेवकूफ की तरह एक्सप्रेशन दे रहे थे। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक के घर से तानिया नहीं बल्कि मैगी निकलेगी। किसने सोचा था कि घर में सच में कोई लड़की है, पर वो तानिया नहीं बल्कि उससे भी खूबसूरत स्वर्ग से आई कोई परी है जिसकी अपीयरेंस इस माहौल को कोल्ड करने के लिए काफी थी। इन लोगों ने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। इस वक्त दरवाजे के बाहर खड़े तीनों लोग आधा मुंह खोलकर आंखें बड़ी किए हैरानी से मैगी को ही देख रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस लड़की का कार्तिक से क्या लेना देना है और ये लड़की कौन है। इस वक्त तीनों के दिमाग में यही बात चल रही थी कि कार्तिक तो दूसरे स्टेट से आया हुआ वर्कर है, ऐसे में इतनी खूबसूरत लड़की इसके साथ इसके घर पे क्या कर रही है और आज से पहले इन्होंने इस लड़की को देखा क्यों नहीं। और वहीं जब सब लोगों ने मैगी को कार्तिक के करीब जाकर उसके कानों में कुछ कहते हुए सुना तो और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कार्तिक के इतने पास क्यों जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक इस वक्त तानिया की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में था और वो एक सेकंड भी इन लोगों को कुछ भी समझाने या बताने के लिए खराब नहीं करना चाहता था। कार्तिक मैगी को साथ लेकर अपने घर से बाहर जा ही रहा था, पर तभी अचानक से रुक गया, क्योंकि उसे अभी भी कुछ जानकारी चाहिए थी जो सिर्फ तानिया के परिवार के पास थी। कार्तिक ने तुरंत जमीन पर पड़े लकी को अपने एक हाथ से उठाया और उसे अपनी काली गहरी आंखों से घूरते हुए उससे पूछा, मुझे बताओ कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है जिस वजह से तानिया गायब है? अगर तुमने कुछ भी छुपाया तो तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। कार्तिक का सवाल सुनकर लकी ने तुरंत कुछ भी मानने से मना कर दिया और कहा, मुझे कैसे पता होगा? उसने कहा था कि वो मुझे देखना भी नहीं चाहती। मेरे परिवार ने उसके लिए ब्लाइंड डेट ऑर्गेनाइज की थी आज, पर किसे पता था कि वो अचानक से इस तरह गायब हो जाएगी। जैसे ही कार्तिक ने लकी की बात सुनी तो उसने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने अभी?
डेट, ब्लाइंड डेट। इस वक्त कार्तिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल किसी बॉम्ब की तरह गुस्से से फट पड़ेगा और इन सब लोगों को राख कर देगा। वैसे तो कार्तिक को कल रात को ही तानिया ने बता दिया था कि उसके घर वाले उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहे हैं, पर कार्तिक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतना जल्दी होगा। कार्तिक का मन कर रहा था कि वो अभी अपनी बहन को लेकर सीधे अपने आइलैंड पर चला जाए और इन सब लोगों को मरवा कर फेंक दे। खैर कार्तिक अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे सबसे पहले तानिया को ढूंढना था और उसे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि आखिर तानिया बिना कोई शोर शराबा किए अचानक से गायब कैसे हो गई। उसे अपने परिवार की इस हरकत से शायद बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। जब उसे पता चला कि उसे शादी करनी ही पड़ेगी तो वो जरूर कहीं ना कहीं भाग गई होगी ताकि खुद को बचा सके। इस वक्त कार्तिक के अंदर गुस्सा इतना भर चुका था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और खुद को शांत रखने के लिए उसे ये गुस्सा किसी न किसी पर तो निकालना था। इसीलिए अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और जोर का थप्पड़ खींचकर लकी के गाल पर दे मारा। अगले ही पल एक तेज आवाज पूरे कॉरिडोर में एक बार फिर से गूंज गई। लकी के माँ बाप ने जब देखा कि कार्तिक लगातार उसके बच्चे को मार रहा है तो वो लोग भी घबरा गए। अगले ही पल उन दोनों ने भी अपने ही हाथों को फैला दिया। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लोग कार्तिक पर हमला करने वाले हैं। ये देखकर मैगी जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो कार्तिक ने तुरंत उसे रोक दिया और उसे इशारा किया कि वो खुद इन लोगों को संभाल लेगा। अगले ही पल कार्तिक ने गुस्से से तानिया की माँ के हाथ को मरोड़ दिया और तानिया के सौतेले पिता को एक बार फिर से जमीन पर धक्का देकर पैरों से मारने लगा और उसके बाद गुस्से से उन लोगों से बोला, मैं तानिया को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम लोगों के लिए अच्छा होगा कि अगर तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वो सही सलामत मुझे मिल जाए, वरना तुम लोगों को मैं जिंदा जमीन में कर दूंगा। एंड आई मीन इट। इतना कहकर कार्तिक मैगी को लेकर वहां से जाने लगा। तभी उन लोगों ने देखा कि सीढ़ियों से होते हुए एक लड़का, जिसने इस वक्त अच्छा सा 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ है और बालों को जेल से सेट किया हुआ है, आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए हैं और दिखने में काफी जेंटल और एलिगेंट लग रहा था। जैसे ही वो ऊपर आया तो कॉरिडोर का नजारा देखकर एकदम दंग रह गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। जल्दी ही ये लड़का अपने ख्यालों से बाहर आया और परेशान होते हुए घबराते हुए बोला, यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है? अंकल आंटी लकी, तुम लोगों को क्या हुआ? जैसे ही लकी ने इस लड़के को अपने सामने आते हुए देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डूबते हुए को तिनके का सहारा दे दिया हो। उसने अगले ही पल अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए रोते हुए कार्तिक की तरफ उंगली करते हुए कहा, भैया हमें लगता है कि इस लड़के ने तानिया को किडनैप किया। हम लोग इसे मारना चाहते थे पर इसने हम पर ही अटैक कर दिया। जैसे ही कार्तिक ने लकी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। हालांकि उसने किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया और मैगी को लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, वहीं रुक जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि इसी लड़के की थी जिसे अभी अभी लकी ने भैया कहकर रोते हुए अपनी कहानी सुनाई थी। इस लड़के का नाम आरव था और इसने बहुत कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कार्तिक को रुकने के लिए कहा था। पहले उस लड़के ने ध्यान से कार्तिक को सिर से पैर तक देखा। उसके बाद कार्तिक के बगल में खड़ी लड़की मैगी को देखने लगा। जैसे ही उसने मैगी को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। आरव ने कार्तिक को देखकर पूछा, क्या तुमने सच में तनु को कहीं छुपाया है? मुझे बताओ। आरव का सवाल सुनकर कार्तिक ने बहुत जल्दबाजी में और बेसब्र होते हुए आरव से कहा, कौन हो तुम और तानिया को उसके घर के नाम से क्यों बुला रहे हो? तुम उसे तानिया कहकर बुला सकते हो ना? आरव को देखकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से लकी में हिम्मत आई थी और उसने हिम्मत दिखाते हुए कार्तिक से कहा, इनका नाम आरव मल्हार है और ये मल्हार ग्रुप इंडस्ट्रीज के इकलौते प्रेसिडेंट है और सबसे बड़ी बात, इन्हीं को हमने तानिया के लिए ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए अरेंज किया था और ये तानिया के होने वाले मंगेतर है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बहुत घमंड है? अगर तुमने आरव भैया के सामने घमंड दिखाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें 1 मिनट में मार के फेंक दूंगा। जैसे ही कार्तिक ने लकी की बात सुनी तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। उसे लगा कि शायद उसने अभी अभी गलती से लकी पर दया दिखा दी थी और उसे ज्यादा जोर से नहीं मारा था, इसीलिए ये नालायक लड़का फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया है। अगले ही पल कार्तिक ने कुछ सोचते हुए अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे इतनी तेज और एक्यूरेट तरीके से सामने फेंका कि पलक झपकते ही ये सिक्का जोर से लकी के सामने वाले दांत पर जा लगा और पूरे कॉरिडोर में अगले ही पल सन्नाटा छा गया। कुछ देर की साइलेंस के बाद लकी के जोर से दर्द में चीखने की आवाज सुनाई दी और बाकी सारे लोग हैरानी से कार्तिक को देख रहे थे। कार्तिक की ऐसी हरकत देखकर ये लड़का आरव, जो अभी तक काफी शांति से बात कर रहा था, इसके एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गए। आरव ने बहुत ही सीरियस होकर कार्तिक को एक बार फिर से देखा और उससे कहा, मैं आरव मल्हार हूँ और जल्दी ही इस फैमिली के साथ मेरा रिश्ता बनने वाला है। तुमने जिस लड़के को अभी भी मारा है वो मेरा होने वाला साला है। इसे तुमने मेरी आंखों के सामने घायल किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? क्या लगता है आपको कहाँ गई होगी तानिया और क्या हुआ होगा उसके साथ? कार्तिक की हरकत देखकर आरव को गुस्सा आ गया और उसने कार्तिक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा। हालांकि आरव की बातें सुनकर कार्तिक ने उसका मजाक बनाते हुए और एक टेढ़ी हंसी हंसते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा, बिना वजह मेरा रास्ता रोकना बंद करो, साइड में हटो, देर हो रही है हमें। कार्तिक ने अभी अभी बहुत ही एरोगेंट तरीके से आरव से बात की थी। उसे आरव के इतने बड़े आदमी होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर आरव और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। आरव जो मल्हान कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष है, उसकी कार्तिक की नजरों में कोई इज्जत ही नहीं और शायद बाकी लोगों को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि आज से पहले जब भी आरव ने अपनी पूरी पहचान बताई उसके बाद किसी ने भी उसे छोटा समझने की या उससे बदतमीजी करने की गलती नहीं की थी। पूरे उत्तराखंड में आरव का परिवार टॉप परिवारों में से एक था और इस पूरे शहर में बहुत कम इस तरह के अमीर लोग थे और जितने थे उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। एक ऐसा इंसान जो आज तक अपने हर काम में सक्सेसफुल हुआ है, उसे आज कार्तिक ने बुरी तरह से इग्नोर कर दिया था और ये बात शायद आरव को बिल्कुल पसंद। उनने कार्तिक से कहा, मैंने सुना है कि तुम दूसरे स्टेट से आए हो, वर्कर हो एक। जानता हूँ इस शहर में नए हो इसीलिए तुम्हें इस स्टेट और इस शहर की कंडीशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और इसके लिए मैं
और अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जल्दी ही तुम तानिया को हमें सौंप दो, वरना तुम इस बिल्डिंग के बाहर कदम रखने के लायक नहीं रहोगे। और एक बात और, शायद तुम्हें पता भी नहीं है, पर मैं बता दूं, इस पूरे शहर में आखिर ये शब्द मेरे होते हैं, और मैंने जो कह दिया उसे किसी में पलटने की हिम्मत नहीं। जैसे ही इस लड़के ने अपनी बात पूरी की तो अगले ही पल बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप सीढ़ियों से ऊपर आते हुए दिखाई दिया। कार्तिक पहले ही इन लोगों की बातों से और रोकने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि सामने खड़े इन लोगों को इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती है। अब उसने पहले ही कह दिया था कि वो जाना चाहता है और तानिया को ढूंढना चाहता है, तो भी ये लोग बार बार उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने तानिया को छुपाया है। कार्तिक सोच रहा था कि अगले ही पल आरव के साथ आए हुए बॉडीगार्ड ने सीढ़ियों से उतरने के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, और ये सब देखकर कार्तिक और ज्यादा गुस्से में हो गया। उसने ऑलमोस्ट गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? मैं तानिया को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम लोगों के साथ टाइम बर्बाद करने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। ध्यान रखना कि अगर तुम लोग मुझसे हार गए तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग लड़ना चाहते हो ना, तो आ जाओ। जैसे ही कार्तिक ने अपनी बात पूरी की, अगले ही पल मैगी अपने एक्शन मोड में आ गई। इस वक्त कार्तिक को उसे कोई भी पर्सनल इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत हद तक कार्तिक और मैगी ने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना ली थी। कार्तिक की बात सुनकर मैगी समझ गई थी कि कार्तिक चाहता है कि वो अब इन लोगों से लड़ाई करे। सामने खड़े आरव के बॉडीगार्ड्स इस वक्त काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहे थे, और नंबर में भी वो लोग बहुत सारे थे। हालांकि मैगी की नजरों में ये सारे लोग छोटे छोटे चूजों से ज्यादा कुछ नहीं थे। जो एक चीज मैगी के लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेज में थी वो ये थी कि उसके दुश्मन संख्या में थोड़े ज्यादा थे, पर फिर भी इस तरह की सकरी जगह में ज्यादा नंबर होने के बाद भी दुश्मन मौके का फायदा नहीं उठा सकते थे। कार्तिक को किसी भी तरह का एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैगी अपनी फाइटिंग से एक ही टाइम में कई लोगों को संभाल सकती थी, और वो आराम से सीढ़ियों से होते हुए अपने दुश्मनों को हराने पर मजबूर भी कर सकती थी। कार्तिक की बात पूरी होते ही मैगी तुरंत अपने दुश्मनों पर काली माता की तरह टूट पड़ी, और एक के बाद एक सब लोगों को मारने लगी। आरव और उसके बॉडीगार्ड को यह समझने में काफी देर लग गई कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जब तक वो लोग समझें तब तक मैगी आरव के कई बॉडीगार्ड्स को जमीन पर धूल चढ़ा चुकी थी। आरव अपने साथ 20 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स लेकर आया था, पर वो सब लोग पूरी तरह से नकारे थे, क्योंकि मैगी के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था, और उन सब लोगों को पलक झपकते ही मैगी ने कुछ करने लायक नहीं छोड़ा था। कार्तिक ने जब देखा कि उसके दुश्मन हार चुके हैं, तो कार्तिक आराम से अपने हाथों से अंगड़ाई लेते हुए आरव के सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए बोला, क्या अभी भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूं? क्या अभी भी तुम कोई डिसीजन लेना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो अपने दिमाग से तुरंत निकाल दो, क्योंकि तुम एक हारे हुए इंसान हो, और एक हारे हुए इंसान को कार्तिक मित्तल कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अभी जो कुछ भी हुआ था वो सब देखकर आरव का तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया था। ऊपर से कार्तिक की बात सुनकर उसके मुंह में बस शॉक और हैरानी से एक सवाल निकला, कौन हो तुम? आरव का ये सवाल सुनकर कार्तिक ने तुरंत एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए कहा, यस। इतना कहकर कार्तिक मैगी को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। 2-4 सीढ़ियां उतरने के बाद कुछ सोचकर कार्तिक पीछे मुड़ा और आरव को देखते हुए बोला, और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, अगर तुम तानिया के मंगेतर बनना चाहते हो तो आई एम सॉरी, पर तुम उस लायक नहीं हो। और इतना कहकर कार्तिक बहुत ही स्टाइल के साथ आगे बढ़ गया, और पीछे छूट गया सिर्फ आरव मल्हान, जो इस वक्त गुस्से से अपने पैर जमीन पर मार रहा था। और उसने घूर कर जमीन पर पड़े हुए अपने सारे बॉडीगार्ड्स को देखा और उन्हें कोसते हुए बोला, तुम सब लोग नकारे और निकम्मे हो, तुम लोगों से एक लड़की को नहीं मारा क्या? सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे, और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पलट कर आरव को कोई जवाब दे सके। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि आगे जाकर वो लोग फाइट कर पाएंगे भी या नहीं। किसने सोचा था कि मैगी जैसी नाजुक सी कली दिखने वाली लड़की इतनी खूंखार और करारा कांटा निकलेगी। और वहीं दूसरी तरफ लकी ने जब देखा कि कार्तिक आरव की बेइज्जती करके चला गया है, तो आरव इस वक्त गुस्से में है, तो वो तुरंत अपने घाव और चोट को भूल गया और किसी पालतू कुत्ते की तरह आरव की चापलूसी करने लगा। उसने चिंतित होते हुए आरव से कहा, आरव भैया आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लकी की बात सुनकर आरव ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पर ये लड़का कौन है? कार्तिक मित्तल। आरव का सवाल सुनकर लकी ने गंदा सा मुंह बनाते हुए कहा, भैया मुझे सच में नहीं पता, कुछ दिन पहले ये मुझे हमारे प्लेग्राउंड में दिखाई दिया था, और उसके अगले ही दिन ये हमारे बगल वाले घर में किराए पर शिफ्ट हो गया। मुझे लगता है कि कोई गरीब लड़का है जो दूसरी जगह से यहाँ काम करने आया। जैसे ही आरव ने लकी की बात सुनी तो उसे तुरंत हैरानी हुई, और हैरानी से अपनी आंखें फैलाते हुए लकी को देखते हुए उसने कहा, नहीं, ये कोई और है, इसकी पहचान कोई वर्कर की नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। आरव की बात सुनकर लकी ने उससे पूछने की कोशिश करते हुए कहा, भैया पिछले कुछ दिनों से ये तानिया के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा है, कल रात को ये दोनों यहाँ से भागने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लकी की बात सुनकर आरव ने एक बार फिर से नाम में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तानिया इसके साथ तो नहीं है। अभी अभी मैंने इसकी आंखों में तानिया के लिए उतनी ही घबराहट और बेचैनी देखी है जितनी कि हमारी आंखों में थी। उसकी बात सुनकर लकी को समझ नहीं आया और उसने सवाल करते हुए पूछा, तो फिर तानिया कहीं कहाँ? लकी की बात सुनकर उसके पेरेंट्स ने भी आरव से कहा, आरव हम चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी आपसे हो, पर इसके लिए आपको उसे पहले ढूंढना होगा। आज से और अभी से तानिया आपकी मंगेतर है, और अब आपको उसे हर हाल में ढूंढना होगा। इस वक्त तानिया के माँ बाप अंदर से काफी टूट चुके थे। जो लोग इनको अच्छे से नहीं जानते हैं उन्हें तो ऐसा ही लग रहा होगा कि इन दोनों को अपने बेटी की बहुत ज्यादा चिंता है, और ये उसी वजह से इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये थी कि इन दोनों को इस बात की चिंता ज्यादा थी कि अगर तानिया नहीं मिली तो आरव इन लोगों को 5 मिलियन रुपीज नहीं देगा। इन लोगों की बातें सुनकर आरव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अंकल आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने सारे आदमियों को तानिया को ढूंढने के लिए भेजता हूँ। जैसे ही इन लोगों ने आरव की बात सुनी तो इन्होंने तुरंत कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको अभी से ये काम करना चाहिए। इन लोगों की बातें सुनकर आरव ने इन लोगों से कहा,
इनफैक्ट अंकल आंटी आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरे साथ चलिए ताकि हम लोग तानिया को जल्दी ढूंढ पाए और हमारी टेंशन भी जल्दी से दूर हो जाएगी। असल में आरव ने ये बात इसलिए नहीं कही थी क्योंकि उसे तानिया के माता पिता की चिंता हो रही थी, बल्कि उसने ये सारी बातें इसलिए कही थी क्योंकि अभी भी इन लोगों के सामने कार्तिक ने आरव की इंसल्ट की थी और वो जल्द से जल्द तानिया को ढूंढकर कार्तिक को अपनी असली ताकत दिखाना चाहता था। आरव कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है जिसके मुंह पर कोई भी आकर तमाचा मारकर चला जाए और वो चुपचाप खड़ा देखता रहे। ही इज ब्लडी चेयरमैन ऑफ मल्हन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी तानिया को ढूंढना नहीं होता तो आरव कभी भी कार्तिक को यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने देता। अपने माँ बाप के साथ लकी भी चल पड़ा और इस वक्त ये आरव की लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ था जिसकी कीमत 5 मिलियन रुपीस से ज्यादा थी और एक ऑर्डिनरी परिवार के बच्चे के लिए इतनी आलीशान गाड़ी में बैठना कोई आम बात नहीं थी। कुछ मिनट के लिए तो वो भूल ही गया था कि उसके अगले 2 दांत अभी अभी कार्तिक ने बहुत बेदर्दी से तोड़ डाले थे, जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह खून से भर गया था और उसकी बत्ती सी पूरी बिगड़ गई थी। उसके मुंह से अभी भी खून आ रहा था और जिसकी वजह से एक बूंद खून की आरव की लग्जरी गाड़ी की सीट पर गिर गई थी। आरव की आंखें काफी ज्यादा तेज थी और उसकी पैनी नजर से कुछ भी नहीं बच पाया था। ये नजारा देखकर उसकी आंखों में लकी को लेकर नफरत और घृणा साफ दिखाई दे रही थी। तानिया की माँ भी देख सकती थी कि आरव को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने तुरंत खुद से लकी को डांटते हुए कहा, मैं माफी चाहती हूँ आरव, पता नहीं ये बच्चा इतना ज्यादा केयरलेस क्यों। इतना कहकर उन्होंने तुरंत गाड़ी की सीट में रखा हुआ टिश्यू पेपर निकाला और उसे गाड़ी की सीट को साफ करने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि आरव को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अभी तक सिर्फ तानिया की वजह से चुप है और उसी की वजह से वो तानिया के घर वालों से बात कर रहा है। हालांकि तानिया की माँ को भी अब इन सब बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ अमीरों के बीच में काफी नॉर्मल है। मल्हान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बेटे के लिए उसके जैसे बाकी लोगों के लिए किसी को भी नीचा दिखाने या उनसे नफरत करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही एक बार तानिया की शादी आरव से हो जाएगी तो इसके बदले इन लोगों को 5 मिलियन रुपीस मिल जाएंगे और सब कुछ उसके लिए ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है कौन पहले ढूंढेगा तानिया को, आरव या कार्तिक? और क्या कार्तिक आज बता देगा तानिया को कि वो ही उसका असली भाई है? या उनसे नफरत करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल के इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ बिकाऊ है और इस रेस में ये लोग भी तो अपनी बेटी की शादी पैसे लेकर ही कर रहे थे, तो इसमें उन्हें कुछ भी बड़ी बात नहीं लग रही थी। और वहीं दूसरी तरफ तानिया की माँ की बात को सुनकर आरव समझ गया था और उसने अगले ही पल अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सही करते हुए इस तरह से दिखाना शुरू कर दिया जैसे उसे लकी की बहुत चिंता हो रही है। उसने चिंता करते हुए कहा, और लकी मुझे लगता है कि तुम्हें काफी चोट लगी है, हमें पहले हॉस्पिटल चलना चाहिए। जैसे ही आरव ने चोट की बात की तो लकी को तुरंत याद आ गया कि हाँ उसे काफी तेज चोट लगी हुई है। हालांकि उसने कुछ सोचते हुए गहरी लंबी सांस ली और कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें तानिया को ढूंढना चाहिए, वैसे भी मेरे सिर्फ 2 ही दांत टूटे, मैं बाद में इन्हें ठीक करवा लूंगा। इतना कहकर लकी मन ही मन खुद से कहने लगा, एक बार 5 बिलियन रुपीस मिल जाए उसके बाद तो मैं 2 गोल्डन दांत बनवाऊंगा। नहीं, गोल्डन दांत तो बहुत हल्के हो जाएंगे, मैं तो 2 डायमंड के दांत लगवाऊंगा। और ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगा। जैसे ही लकी की माँ ने उसे इस तरह हंसते हुए देखा तो तुरंत उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, जितना तुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी और फिर भी तुम बेवकूफ की तरह हंस रहे। लकी की माँ की बात सुनकर लकी के पापा ने भी अपने पेट पर हाथ रखते हुए दर्द से कहा, कुछ देर पहले वो कार्तिक बहुत ज्यादा बेकाबू हो गया था, उसने मुझे काफी तेज मारा। मिस्टर आरव मैं तो कहता हूँ कि आप उसे बिल्कुल भी माफ मत करना। लकी के पापा की बात सुनकर उसकी माँ ने भी आरव को उकसाते हुए कहा, हाँ आरव, उस कार्तिक ने कितने सारे आपके बॉडीगार्ड्स को भी घायल कर दिया, आपको उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ आरव को भी समझ में आ रहा था कि ये लोग उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। हालांकि वो खुद इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में भरा हुआ था और वो ये बंदूक चलने देना चाहता था, उसे भी कार्तिक से बदला लेना था। आरव जानता था कि एक नॉर्मल सिविलियन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उससे पंगा ले और उसके लोगों को मारे। अगर उसने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी ताकत होगी जो उसने अभी तक किसी के सामने नहीं आने दी है। और वहीं दूसरी तरफ आरव अभी तक शांत इसीलिए था क्योंकि उसे हर हाल में तानिया सही सलामत चाहिए थी। तानिया का ख्याल आते ही उसका दिमाग शांत हो गया और उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया। यही सब सोचकर आरव अपने ख्यालों में खो गया और अपने मन ही मन में खुद से बातें करते हुए कहने लगा, वो कभी भी तानिया के माँ बाप जैसे मिडिल क्लास लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आता और ना ही इस तरह की बकवास ब्लाइंड डेट पर अपना टाइम बर्बाद करता। तानिया के घर वालों का स्टेटस और लेवल काफी लो था और इस लेवल के साथ में ये लोग कभी भी आरव के आसपास भी नहीं भटक सकते थे। वो तो कुछ टाइम पहले आरव तानिया के माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गया था। उसी दौरान आरव की मुलाकात तानिया से हुई थी और सिर्फ एक मीटिंग में, एक नॉर्मल मीटिंग में आरव तानिया को भूल नहीं पाया। आरव ने जल्दी ही अपने लोगों को तानिया के बारे में पता करने के लिए कहा और उसी दौरान आरव को पता चला कि तानिया के माँ बाप उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहे हैं और ये बात जानकर आरव काफी हैरान हो गया था। जैसे ही ये बात आरव को पता चली तो वो खुशी से पागल हो गया। ज्यादा जानकारी पता करने के बाद आरव को पता चला कि तानिया के माँ बाप उसकी शादी सिर्फ कुछ पैसों के लिए करवाना चाहते हैं और इसके लिए वो लोग 4-5 मिलियन वाला कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। आरव को तो यह सौदा काफी सस्ता लगा क्योंकि बाकी के लोग जो उसके लेवल के हैं उनके यहाँ पैसा खर्च करना पड़ता था, पर तानिया के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। वो खूबसूरत थी, इंटेलिजेंट भी थी, आरव की वाइफ बनने के कैपेबल भी थी और फिर रही बात कोई मतलब नहीं रखना था और ना ही वो तानिया को इन लोगों के पास कभी आने वाला था। वहीं दूसरी तरफ तानिया के माँ बाप इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा तानिया को एक ब्लाइंड डेट पर भेजने से इन लोगों को 5 मिलियन रुपीस मिल जाएंगे और साथ ही साथ तानिया को इतना अमीर लड़का हस्बैंड के तौर पर मिलेगा। ये लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतने बड़े ग्रुप का लड़का खुद तानिया को पसंद करेगा।
तानिया का पूरा परिवार जल्द से जल्द इस ऑफर को रियलिटी में बदलते हुए देखना चाहता था। उन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि तानिया इस बारे में क्या सोचती है और क्या नहीं, और वो शादी करना भी चाहती है या नहीं। इन लोगों को बस जल्द से जल्द तानिया को ब्लाइंड डेट पर भेजना था और आरव को अपने घर का दामाद बनाना था। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि इसके लिए इन लोगों को 5 मिलियन रुपीस मिलेंगे तो इन लोगों का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। ये लोग सुबह से इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब तानिया घर आएगी और ब्लाइंड डेट पर आरव के साथ जाकर इन लोगों को बताएगी कि उसे आरव पसंद है। हालांकि किसने सोचा था कि आज सुबह से घर से स्कूल के लिए निकली तानिया घर वापस ही नहीं आएगी और ब्लाइंड डेट की बात सुनकर वो घर से भाग जाएगी। इस वक्त तानिया के घर वालों के दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन चल रही थी, अगर इन लोगों को तानिया नहीं मिली तो उनके हाथ में आए हुए 5 मिलियन रुपीस के लड्डू उनके हाथ से छीन लिए जाएंगे। इस वक्त तानिया के माँ बाप की नहीं बल्कि लकी भी इस मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं दिखा सकता था, इसीलिए उसने अपने टूटे हुए 2 दांतों की परवाह बिल्कुल नहीं की। तानिया के घर वाले अच्छे से जानते थे कि अगर एक बार आरव ने इन लोगों को पैसे दे दिए और तानिया और आरव की शादी हो गई तो उसके बाद तानिया का इन सब लोगों से कोई लेना देना नहीं रहेगा और वो पूरी तरह से मल्हान परिवार का हिस्सा बन जाएगी। उसके बाद चाहे तानिया भाग जाए या मर जाए, इस मामले से लकी और उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं होगा। यही सब इस वक्त तानिया के माँ बाप और उसके छोटे भाई के दिमाग में चल रहा था। इन लोगों के लिए तानिया सिर्फ एक कमोडिटी से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसे बेचकर ये लोग 5 मिलियन रुपीस कमाने वाले थे और तानिया का खरीदार आरव बनना चाहता था। दूसरी तरफ आरव को हर हाल में अपने लिए एक खूबसूरत रियल ब्यूटी चाहिए थी, जो उसके साथ साथ उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी खूबसूरती से भर दे, और इसके लिए आरव कितने भी पैसे देने को तैयार था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आगे चलकर तानिया से शादी करनी है या नहीं, ये अब डिसाइड करने वाला था। उसके माँ बाप को पैसे देने के बाद और तानिया को एक खिलौने की तरह खरीदने के बाद वो सिर्फ अपनी जिंदगी में ऐशो आराम चाहता था। जब तक उसका मन करेगा वो उसके साथ खेलेगा, हो सकता है उसे तोड़कर कहीं फेंक दे या फिर किसी और को भी दे दे। आरव की गाड़ी इस वक्त काफी तेज स्पीड में माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ बढ़ रही थी और गाड़ी में बैठे हुए दोनों तरफ के लोग अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे और किसी को भी तानिया की परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस इस खिलौने को या इस सामान को पाने की और बेचने की चाहत थी। वहीं इन सब से बेखबर कार्तिक, जो कुछ देर पहले तानिया की स्कूल के लिए निकल गया था, वो अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को अभी तक इकट्ठा कर चुका था और स्कूल में हर तरफ तानिया के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हालांकि जल्दी ही कार्तिक को समझ में आ गया था कि उसके सारे सबॉर्डिनेट फाइटिंग में जितने अच्छे हैं उतने अच्छे इन्वेस्टिगेशन करने या सर्च करने में नहीं है। तानिया जब स्कूल छोड़कर गई थी तो उसके पीछे किसी भी तरह का कोई सबूत छोड़कर नहीं गई। यहाँ तक कि एक इंसान को भी नहीं पता था कि तानिया कहाँ गई है या इस वक्त कहाँ होगी। कार्तिक तानिया की स्कूल जाकर उसकी स्कूल टीचर और उसके क्लासमेट और स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड सबसे पूछ चुका था। किसी को भी तानिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कार्तिक, जिसकी आखिरी उम्मीद तानिया की बेस्ट फ्रेंड गोलू थी, इस वक्त उसके चेहरे पर भी ब्लैंक लुक के अलावा और कुछ नहीं था। गोलू ने कार्तिक को सिर्फ इतना बताया कि आज पूरे दिन तानिया बिल्कुल ठीक ठाक थी, पर सेल्फ स्टडी सेशन के लास्ट पीरियड के दौरान वो अचानक से कहीं गायब हो गई। सिक्योरिटी गार्ड जो हर वक्त स्कूल के गेट पर बैठा रहता था, उसने भी कार्तिक को यही बताया कि अभी तक स्कूल से कोई भी बच्चा बाहर ही नहीं गया और उसने किसी को बाहर जाते हुए देखा भी नहीं। गोलू और सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनने के बाद कार्तिक को सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी, या तो तानिया अभी भी स्कूल के ही किसी कोने में छुपी हुई है या फिर वो दीवार लांघ कर बाहर चली गई है, क्योंकि स्कूल गेट से बाहर कोई नहीं गया था और स्कूल गेट पर इस वक्त ताला लगा हुआ था। ये सब कुछ जानने के बाद कार्तिक ने अपने लोगों को 2 भागों में बांट दिया। कार्तिक के सबॉर्डिनेट्स का एक ग्रुप इस वक्त तानिया को स्कूल में ढूंढ रहा था और वहीं दूसरा ग्रुप स्कूल के आसपास की जगह पर ढूंढ रहा था। कार्तिक ने अपने इन सबॉर्डिनेट्स को तानिया को ढूंढने के लिए ऑर्डर दे दिया था, पर इस दौरान वो अपने सबसे बड़े खोजी आदमी और हैकर को बिल्कुल नहीं भूला। उसने रजत की इंटरनेट आर्मी का कारनामा पहले भी देखा हुआ था। वो जानता था कि अगर ये काम रजत को दिया जाएगा तो जरूर उसे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। उसने तुरंत रजत को कॉल मिला दिया। वैसे तो इस वक्त काफी रात हो गई थी, पर रजत, जो हमेशा से ही रात का जागता हुआ कीड़ा रहा था, उसके लिए उसका असली दिन तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि रात के वक्त ही वो अपने रिसर्च और बाकी काम किया करता था। कार्तिक का कॉल देखते ही रजत ने तुरंत फोन उठाते हुए कहा, क्या हुआ कार्तिक, तुम इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो? रजत का सवाल सुनते ही कार्तिक ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और ये बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें सबसे पहले उसका फोन नंबर दे रहा हूँ, तुम उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करो, और अगर ये काम नहीं करता है तो माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल के सारे कैमरास को सर्विलेंस पर। इतना कहते कहते कार्तिक ने उसे कुछ डिटेल बताई और तानिया की फोटो और बाकी सारी चीजें भी भेज दी। रजत को सर्चिंग स्टार्ट करने के लिए कहा गया। ये बात तो सच थी कि रजत की इंटरनेट आर्मी कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 5 मिनट भी नहीं हुए थे और रजत ने कुछ इन्फॉर्मेशन कार्तिक को भेज दी। रजत ने इन्फॉर्मेशन मिलते ही तानिया का फोन नंबर ट्रैक करना शुरू कर दिया था और माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैमरास और आसपास के गली और दुकानों पर जितने भी कैमरा लगे हुए थे उन सबको ट्रैक किया। सारी इन्फॉर्मेशन कार्तिक को भेजने के बाद जैसे ही कार्तिक ने इन्फॉर्मेशन देखी तो वो हैरान हो गया। तानिया स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड से होते हुए दीवार लांघकर लगभग 9 बजे के आसपास ही स्कूल से बाहर गई थी और स्कूल से बाहर जाकर जब वो एक गली में आकर रुकी तो हैरानी से इधर उधर देख रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए। कार्तिक इस वक्त महसूस कर सकता था कि उसकी बहन तानिया स्कूल से भागने के बाद क्या सोच रही होगी और उसका उस वक्त कैसा मूड होगा। उसकी फैमिली ने उसे जबरदस्ती एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा और उस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय भागने के। फिर भी स्कूल से तो तानिया भाग गई, पर वो अभी तक घर नहीं जा सकती थी।
क्योंकि अगर वो घर जाती तो उसके घर वाले उसे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज देते। इसीलिए वो खामोश होकर इन सुनसान गलियों में चली आ रही थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे कोई आइडिया नहीं है कि इसकी मंजिल कहाँ है। क्या तानिया मिल पाएगी? कार्तिक ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। हालांकि जब उसने रजत का भेजा हुआ अगला वीडियो देखा तो उसका दिल एकदम से दर्द करने लगा। तानिया चली जा रही थी और अचानक से एक सफेद वैन उसके पीछे पीछे चलने लगी। अगले ही पल गाड़ी ओवरटेक करके तानिया के एकदम सामने आ गई। कुछ देर पहले तक तो तानिया को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर अचानक से गाड़ी को देखकर वो थोड़ा सा घबरा गई। वो कुछ और कर पाती उससे पहले ही 4-5 लोग उस गाड़ी में से निकले और तानिया को चारों तरफ से घेर लिया और जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में डालने लगे। तानिया पहले ही मेंटली काफी ज्यादा परेशान थी और अचानक से आए हुए इस हमले के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई और कमजोर पड़ गई। अगले ही पल इन लोगों ने तानिया को जबरदस्ती उस गाड़ी में डाल दिया और तुरंत उस गाड़ी को ड्राइव करके दूर ले गए। कार्तिक ने जैसे ही सर्विलांस कैमरा का ये वीडियो देखा तो उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। उसे इस वक्त रह रहकर अपनी बहन के लिए बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। एक तरफ उसे घबराहट हो रही थी तो दूसरी तरफ उसे डर लग रहा था और चिंता हो रही थी। कार्तिक का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। तानिया को जब जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा रहा था तो उस वक्त रोड पर बहुत कम लोग पैदल चलने वाले थे और कार्तिक को पता चला था कि ये रोड और एरिया रिमोट एरिया था, जहां पर जल्दी से कोई भी चीज नोटिस में नहीं आती थी। जो बात कार्तिक को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अभी तक तानिया को उस गाड़ी में जबरदस्ती ले जाने के बाद 2 घंटे बीत चुके थे और कार्तिक को अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर उन लोगों ने तानिया को कुछ कर दिया तो कार्तिक का शरीर और दिल दर्द के मारे कांप रहा था। उसने तुरंत अपने दिमाग में से ये सारे ख्याल हटाए और अपने डर को दूर करते हुए उसने बहुत ध्यान से उस गाड़ी को देखना शुरू कर दिया। कार्तिक के लिए इस वक्त अपने डर से ज्यादा जरूरी था अपनी बहन को ढूंढना और वो किसी भी हाल में अपनी बहन तक पहुंचकर ही रहेगा। कार्तिक ध्यान से वीडियो को देख रहा था, पर दिक्कत ये थी कि सर्वेलांस कैमरा से जो वीडियो आया था उसकी वीडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी और इस वजह से कार्तिक ठीक से नहीं देख पाया था कि तानिया को कौन लेकर गया था। वीडियो में तो कुछ ब्लर हो चुके चेहरे दिखाई दे रहे थे, हालांकि गाड़ी का कलर और नंबर थोड़े बहुत दिखाई दे रहे थे। कार्तिक ने जल्दी से रजत को कॉल करके कहा कि रजत, जल्दी से जल्दी गाड़ी के बारे में पता करो और मुझे बताओ कि आखिर ये गाड़ी तानिया को ले जाने के बाद कहाँ गई। कार्तिक की बात सुनकर रजत ने तुरंत कार्तिक से कहा, कार्तिक तुम चिंता मत करो, मैं पहले से ही इस बात को चेक कर रहा हूँ। लोगों को ढूंढने से ज्यादा किसी कार को ढूंढना रजत को ज्यादा आसान लगता था। रोड पर जितनी भी गाड़ियां चलती थी उन्हें सरकारी कमरे में सर्वेलांस करके चेक किया जा सकता था और यह भी पता लगाया जा सकता था कि ये गाड़ी लीगल है या इलीगल। इसके लिए सबसे पहले गाड़ी का नंबर कैप्चर करके आइडेंटिफाई करना होता है कि गाड़ी का मालिक कौन है। जैसे ही रजत रोड सिस्टम को हैक कर लेगा, उसमें नंबर प्लेट डालेगा तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि गाड़ी किस डायरेक्शन में गई है। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि रजत नहीं जानता था कि रास्ते में गाड़ी को बदलकर तानिया को किसी और गाड़ी में तो नहीं डाल दिया गया है। फिर भी इस वक्त कार्तिक वक्त के खिलाफ जाकर उससे तेज दौड़कर अपनी बहन तक पहुंचना चाहता था। कार्तिक जितनी जल्दी तानिया को ढूंढ लेगा उतनी जल्दी हो सकता है कि तानिया को कम नुकसान हुआ हो या वो किसी भी तरह से हर्ट होने से बच जाए। और सबसे बड़ी बात, कार्तिक ने जब सर्वेलांस कैमरा को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे जिस आदमी ने तानिया को किडनैप किया है और उसे जबरदस्ती लेकर गया है, उसने ये सारी प्लानिंग लास्ट मिनट पर ही की थी। मतलब कि ये सब कुछ पहले से प्लान नहीं था और ये सब कुछ सोचकर किया गया था। कार्तिक को इतना तो समझ में आ गया था कि गाड़ी रोड सिस्टम के अगेंस्ट जाएगी और वो जरूर बीच में या तो अपना रास्ता बदलेगी या फिर तानिया को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाएगा। बहुत जल्दी रजत ने एक रफ एरिया लोकेट कर लिया था। कार्तिक ने तुरंत लोकेशन देखकर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया कि वो लोग तुरंत उस जगह के लिए निकल जाएं। साथ ही साथ कार्तिक लगातार रजत से कांटेक्ट बनाए हुए था। इस बात का पता कर रहा था कि क्या कोई सर्वेलांस कैमरा है जिससे आसपास की जगह के बारे में और ज्यादा सर्च किया जा सके। कार्तिक की बात सुनकर रजत ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ये गाड़ी जिस रूट से होके गई है और जहां छुपी हुई है वो तो बिल्कुल ही रूरल एरिया है और इस रास्ते में कोई भी सर्वेलांस कैमरा तक नहीं है। इसलिए रजत को कोई भी आइडिया नहीं था कि गाँव के उस इलाके में तानिया को किस घर में ले जाया गया होगा। इतने सब नेगेटिव कामों में एक बात अच्छी थी, जिस गाँव की बात रजत कर रहा था वो गाँव ज्यादा बड़ा नहीं था और उस पूरे गांव में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग रहते थे। और इनसे भी जो सबसे ज्यादा किस्मत वाली बात यह थी कि तानिया इन्हीं में से आसपास किसी एक घर में थी। कार्तिक को यह बात अच्छी और पॉजिटिव इसलिए लग रही थी क्योंकि कार्तिक उत्तराखंड आने से पहले अपने साथ एक बायोनिक पेट डॉग को लेकर आया था, जो दिखने में एक साधारण कुत्ते की तरह ही दिखता था, पर उसमें बहुत सारे फंक्शंस इंस्टॉल्ड थे और ये बहुत स्पेशल तरीके से बनाया गया था। कार्तिक ने इसका इस्तेमाल अभी तक किया नहीं था क्योंकि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसे अपने साथ रखा हुआ था। इस बायोनिक रोबोट डॉग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि ये डॉग असली कुत्तों की तरह सुनने की क्षमता रखता था और सुनते हुए ये ट्रैक और सर्च कर सकता था। जैसे ही कार्तिक को पता चला कि तानिया को एक गांव के अंदर ले जाया जा रहा है तो कार्तिक ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि गाड़ी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए गाड़ी इस वक्त हवा से बातें कर रही थी और लगातार उसी गाँव की तरफ बढ़ रही थी। जल्दी ही ये सारे लोग उसी गाँव के अंदर पहुंच गए, जहाँ आने के बाद कार्तिक और बाकी सब लोगों ने देखा कि सच में ये जगह बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है। इन लोगों की आंखों के सामने इस वक्त जो गाँव था वो बहुत ज्यादा पुराना और पिछड़ा हुआ लग रहा था। यहाँ तक कि इस जगह पर रोड साइड पर लाइट्स भी नहीं थी और पूरा गांव इस वक्त अंधेरे के साए में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि यहाँ बने हुए घरों के अंदर भी लाइट्स नहीं जल रही थी। मुश्किल से एक आध घर दिखाई दिया जहाँ हल्की फुल्की लाइट जली हुई थी। इस गांव की सिचुएशन देखने के बाद कार्तिक और बाकी लोग ओपनली हर घर में जाकर सर्च नहीं कर सकते थे। इन लोगों को डर था कि कहीं तानिया को कुछ वो गुंडे कर ना दें। ये लोग सबसे पहले इस गाँव के मेन एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे चीजों को हैंडल करने के बारे में सोच रहे थे। ये लोग खुद गाँव में पहले नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने बायोनिक रोबोट को काम पर लगा दिया। कार्तिक ने सबसे पहले तानिया के स्पोर्ट्स अटायर को लिया जो उसने उसके स्कूल से उठाए थे और इस गांव में आने के बाद बायोनिक रोबोट को उन कपड़ों को सुंघा दिया। जैसे ही बायोनिक रोबोट ने इसे स्मेल किया तो ये डॉग तुरंत गांव के अंदर एक डायरेक्शन की तरफ देखने लगा
इस डॉग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसिटिव पावर दोनों ही बहुत अच्छी थी। बायोनिक रोबोट तुरंत एक डायरेक्शन में देखते हुए एक रन डाउन फैक्ट्री यार्ड की तरफ भागने लगा। कार्तिक और उसके सबॉर्डिनेट भी तुरंत उसके पीछे पीछे भागने लगे। ट्रैकिंग स्मेल्स के मामले में बायोनिक रोबोट रियल डॉग से ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि ऑर्डिनरी डॉग को सबसे पहले बहुत लंबे टाइम तक ट्रेनिंग दी जाती थी और नेचुरल लिमिटेशंस की वजह से ये डॉग बहुत कम ही स्मेल को डिटेक्ट कर पाते थे। कार्तिक इस बात से खुश था कि उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने बायोनिक ह्यूमन रोबोट की स्मेल सर्च पावर को नॉर्मल डॉग से 100 गुना ज्यादा बेहतर बना लिया था और उसकी डायरेक्शन की रेंज भी 10 गुना ज्यादा थी। कार्तिक इस वक्त मन ही मन में खुश था कि उसने बाकी चीजों में इन्वेस्ट करने के बजाय अपनी टेक्नोलॉजी पावर को बढ़ाया, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी कर सकती थी वो कोई और चीज नहीं कर सकती थी। हालांकि कार्तिक को इस बात का दुख था कि आज भी लोग टेक्नोलॉजी पर उतना विश्वास नहीं करते थे और उसे बेस्ट नहीं बताते थे। डॉग का पीछा करते हुए कार्तिक उसके साथ साथ आगे भाग रहा था, पर मैगी ने तुरंत कार्तिक को पीछे कर दिया, क्योंकि वो कार्तिक को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती थी। जल्दी ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स दो अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो गए। पहले टीम कोर्टयार्ड की तरफ टारगेट होकर जा रही थी, तो वहीं दूसरी टीम कार्तिक के पास ही रुक गई थी ताकि कार्तिक को प्रोटेक्ट कर सके। सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने हथियारों को पूरी तरह लोड कर लिया था और वो लोग बस कोर्टयार्ड से किसी भी इंसान के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। इस वक्त कोर्टयार्ड में ज्यादातर स्क्रैप मेटल पड़ा हुआ था, जो फैक्ट्री में सामान बनाने के लिए परचेज किया गया था। यहाँ की पूरी सिचुएशन को देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि इस जगह पर पुराने सामान को ही रिसाइकल करके बनाया जाता था। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने छुप करके कमरे में झांक कर देखा, जहां पर कुछ लोग दारू पी रहे थे और इधर उधर गिर रहे थे। यहाँ का माहौल काफी जिंदा दिल लग रहा था। फिर भी फैक्ट्री के अंदर जो लोग दारू पी रहे थे उन्हें नहीं पता था कि अचानक से एक खूंखार सा दिखने वाला बड़ा सा कुत्ता कोर्टयार्ड की दीवार को जाम कर देगा। कोर्टयार्ड में पहले से बहुत सारे डॉग्स थे, पर इस वक्त उनकी आंखों के सामने जो डॉग था उसकी अपीयरेंस और लंबाई देखकर सारे लोग डर गए थे। सारे कुत्ते इस वक्त डर के मारे भौंक रहे थे। बायोनिक रोबोट ने पहले ही सामने वाले कोर्टयार्ड की दीवार पर जंप कर दिया था और उसका पूरा शरीर किसी भयानक खतरनाक जंगली जानवर की तरह लग रहा था। इस बायोनिक रोबोट की आंखें पूरी तरह से इमोशनलेस थीं और इसकी आंखों में एक अलग ही टेरिफाइंग शाइन आ रही थी। इस काले अंधेरे में जिन लोगों को नहीं पता था कि ये कोई बायोनिक रोबोट है, उन लोगों को तो परछाई देखकर ऐसा ही लगा होगा कि उन्होंने किसी खतरनाक मॉन्स्टर को देख लिया हो। कोर्टयार्ड में बंधे हुए सारे कुत्ते बुरी तरह डर गए। किसी में भी मुंह से आवाज तक निकालने की हिम्मत नहीं बची थी। वो सब लोग तुरंत कोर्टयार्ड में पड़े हुए सामान के पीछे जाकर छुप गए और उनके मुंह से इस वक्त सांस लेने तक की आवाज नहीं आ रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उस फैक्ट्री में बनी हुई खिड़की से अंदर की सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे थे। उस पूरी फैक्ट्री के सिर्फ एक कमरे में लाइट जल रही थी और कुछ लोग दारू पी रहे थे। हालांकि दूर दूर तक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को कहीं भी तानिया नजर नहीं आ रही थी। जब इन लोगों को कहीं भी तानिया नजर नहीं आई तो सभी लोग सोचने लगे कि शायद वो लोग गलत जगह पर आ गए हैं, और ये सोचकर वो लोग वापस मुड़ने ही वाले थे कि तभी इनमें से एक शार्प आंखों वाला टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसकी नजर सामने बैठे दारू पी रहे लोगों के चेहरे पर गई। उसे याद आया कि ये सब लोग उसी ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने तानिया को किडनैप किया था। ये बहुत जरूरी था, इसीलिए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत अपने से कुछ दूरी पर छुपे हुए कार्तिक को रिपोर्ट दी। जैसे ही कार्तिक को कोई बात पता चली तो वो काफी हैरान हो गया। हालांकि अभी भी ये लोग किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं कर सकते थे और ना ही कोई एक्शन ले सकते थे, क्योंकि तानिया अभी भी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आपको क्या लगता है, क्या तानिया यहीं पर मिलेगी या फिर वो कहीं और है? टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को ये पता चला कि अंदर बैठे हुए गुंडों में से कुछ गुंडे वही हैं जिन्होंने तानिया को किडनैप किया था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत कार्तिक को ये बात बताई, जिसे जानकर कार्तिक काफी हैरान हो गया। हालांकि वो अभी भी कोई भी कदम नहीं उठा सकता था, क्योंकि इस बात का पता नहीं चला था कि तानिया अंदर है या नहीं। कार्तिक को डर था कि अगर दुश्मनों को पता चल गया कि कार्तिक तानिया को बचाने के लिए आ गया है तो हो सकता है कि वो लोग अपने बाकी साथियों को अलर्ट कर दें और वो लोग तानिया के साथ कुछ गलत कर दें। कार्तिक अपने साथ जिन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर आया था वो हर चीज में होशियार थे, पर जब बात किसी हॉस्टेज से डीलिंग करने की आती थी तो कार्तिक इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकता था कि ये लोग सब सही करेंगे और कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो तानिया के लिए मुसीबत बढ़ सकती थी। कार्तिक यही सब सोच रहा था। तभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक से पूछा, सर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हम लोग अंदर जाकर इन लोगों को पकड़ लें या फिर हम थोड़ी देर और इंतजार करें? टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का सवाल सुनकर कार्तिक ने कुछ सोचते हुए कहा, हम लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं, तानिया जरूर यहीं होगी, पहले हम आसपास के बाकी घरों में ढूंढ लेते हैं। कार्तिक की बात सुनते ही सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत एक्शन मोड में आ गए और काम पर लग गए। कार्तिक को पूरा विश्वास था कि बायोनिक रोबोट डॉग ने जो लोकेशन आइडेंटिफाई की है वो गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि रजत ने इसमें बहुत मदद की थी और ऊपर से तानिया को जिन लोगों ने किडनैप किया था उस ग्रुप के बाकी लोग भी अंदर दिखाई दे रहे थे। फिर भी जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता तब तक कार्तिक अपने दुश्मनों को अलर्ट नहीं कर सकता था। कार्तिक का ऑर्डर मिलते ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आसपास के बाकी सभी घरों में छानबीन की, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इस कोर्टयार्ड में सिर्फ 4 घर थे और उनमें से सिर्फ एक ही घर में लाइट जल रही थी और वहीं पर कुछ लोग रह रहे थे। बाकी के 3 घरों में ना तो कोई रहता था और ना ही वहां किसी तरह की कोई एक्टिविटी हो रही थी। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को जब कहीं भी तानिया नहीं मिली तो उन्होंने कार्तिक को ये बात बताई और ये बात जानकर कार्तिक का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। वो सोच रहा था कि अब उसे इस घर में जाकर बिना किसी की परवाह किए इन लोगों को पकड़ना चाहिए और तानिया को बचाना चाहिए। तभी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड चुपचाप कोर्टयार्ड के अंदर जो तानिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसने अचानक से अपने बाकी साथियों को वार्निंग देते हुए कहा, सब लोग चुप जाओ, कोई बाहर आ रहा है। अचानक ही आसपास के कमरे के अंदर जो आवाज हो रही थी वो शांत हो गई और 2 आदमी दारू के नशे में इधर उधर घूमते हुए बाहर आ रहे थे और बातें कर रहे थे। आज तो मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, चलो बाहर जाकर थोड़ा फ्रेश होके आते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा पीते हो?
खुद को देखो, 2 कदम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। इतना ज्यादा मत पिया करो वरना आगे जाकर तुम शराब नहीं पी पाओगे। हाँ, अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी भी सब कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे पहले अंदर जाने दो। ऐसा कभी नहीं होगा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? वो लड़की बहुत छोटी है और उसे देख के लगता है कि वो तो 18 साल की भी नहीं हुई है। मैं तुम्हें पहले अंदर जाने नहीं दूंगा। जिस तरफ से ये दोनों आदमी बात कर रहे थे उससे कुछ दूरी पर ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स छुपे हुए थे और इन लोगों के हाथ में जो फोन था, जिसकी वजह से कार्तिक इन लोगों की सारी बातें सुन पा रहा था। और इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक को इतना कंफर्म हो गया था कि उसकी बहन तानिया को इन्हीं लोगों ने पकड़ा है। कार्तिक अब खुद को और ज्यादा यहाँ पर नहीं रोक सकता था। वो तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर देना चाहता था कि इन दोनों आदमियों को और उनके साथ जितने भी लोग हैं उन सबको जान से मार डालें। कार्तिक कुछ बोलता उससे पहले ही मैगी ने तुरंत कार्तिक को पकड़ लिया और मना करते हुए बोली, बॉस प्लीज आप जल्दबाजी मत कीजिए, आपकी बहन तानिया बिल्कुल ठीक रहेगी, पर सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर वो कहाँ बंद है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक सिर्फ खुद के दिल को मना सकता था, क्योंकि वो जानता था कि मैगी जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। वो इतनी आगे पहुंचकर अब जल्दबाजी करके चीजों को बिगाड़ नहीं सकता है। उसने गहरी लंबी सांस लेनी शुरू कर दी और खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा। तभी वो दोनों आदमी फिर से आगे बात करने लगे। भाई, गाड़ी में आते वक्त पूरा रास्ता मुझे उस लड़की को संभालना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाया और मेरी कमर दुख रही है अब। पर जिस लड़की के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अबे तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या आज से पहले तूने किसी लड़की को छुआ नहीं है क्या? अबे तुझे पता है ना, जब हम लोग उस रास्ते से आ रहे थे तो चारों तरफ पुलिस थी और हम लोग वहां फंस सकते थे, इसीलिए मैं गाड़ी को यहाँ लेकर आया। तुझे पता है ना भाई, जब से उस लड़की को देखा है ना, पागल हो गया हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, और अब तो मैं उसे हर हाल में पाना चाहता हूँ। तू जानते ना, ये वो लड़की है जिसे शुभम पसंद करता था। आखिर शुभम की पसंद है तो लड़की खूबसूरत होनी थी ना। ये बात तो तूने सही कही, ये मेरी ऑलमोस्ट भाभी बनने वाली थी भाई। मानना पड़ेगा इसके माँ बाप को, उनकी वजह से ही तो ये इतनी खूबसूरत बनी है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर रातों रात शुभम गायब कहाँ हो गया? पता नहीं अब कहाँ होगा। अबे हमें क्या, भाड़ में जाए। पहले हम लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो हमारा बॉस था, और जिस हिसाब से अंधेरे की तरह गायब हुआ है ना, उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जब उसके साथ थे उसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए थे, पर अब उसकी बंदी के साथ हम खूब मस्ती करेंगे। ये दोनों ही बाहर गार्डन में टॉयलेट करते हुए आपस में बातें कर रहे थे और इनकी बातों को कार्तिक भी सुन रहा था। जैसे जैसे वो अपनी बहन के खिलाफ ये बातें सारी सुन रहा था, उसका खून करने का इरादा बढ़ता जा रहा था। जहां पर एक तरफ कार्तिक गुस्से में था तो वहीं दूसरी तरफ मैगी ध्यान से देख रही थी कि ये लोग अपना काम कर चुके हैं और अब वापस उस कमरे में जाने वाले हैं। इसी वक्त उसने अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दे दिया और वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, असॉल्ट टीम बी केयरफुल, उन दोनों लड़कों के करीब जाओ, पर कमरे में जो भी लोग हैं उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। जो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड सबसे ज्यादा करीब था उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ठीक है और एक्सेप्टेड। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड अब इन सारी चीजों में माहिर थे और इन दोनों को बिना कोई आवाज किए कंट्रोल करना उन लोगों के लिए बहुत आसान था। अगले ही पल उस कोर्टयार्ड में कुछ परछाई दिखाई दी और पलक झपकते ही ये दोनों आदमी मुंह से कवर करके बिना किसी आवाज के कंट्रोल कर लिए गए। कुछ ही सेकंड में जब लोग सांस भी नहीं ठीक से ले पा रहे थे, इतनी देर में टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपना मिशन पूरा कर लिया था और अगले ही पल उस सिक्योरिटी गार्ड ने रिपोर्ट करते हुए कहा, इन आदमियों को हमने कंट्रोल कर लिया है। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर मैगी ने ऑर्डर देते हुए कहा, तुरंत इन्हें इंटरोगेट करो, पता लगाओ कि तानिया को इन्होंने कहां बंद किया। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत हमें जवाब दिया और उन दोनों आदमियों को पास के खाली घर में घसीटते हुए ले जाया गया। इस वक्त इन दोनों के मुंह पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के हाथ कसकर लगे हुए थे और इन दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ये लोग बार बार खुद को छुड़ाने के लिए कह रहे थे, अपने हाथ पैर चला रहे थे, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितना ज्यादा ये उछल रहे थे उतना ज्यादा इन्हें दर्द सहना पड़ रहा था। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स बिना किसी रहम के इन्हें तुरंत लात और गूंसों से मारकर चुप करवा देते। इस वक्त इन दोनों आदमियों की आंखों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी, पर मुंह पर हाथ होने की वजह से ये लोग कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगले ही पल टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन दोनों को यार्ड से भी ज्यादा काले अंधेरे घर में ले आए और इन्हें यहाँ लाकर किसी सामान की तरफ फेंक दिया। अपने सामने हट्टे कट्टे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर ये दोनों जैसे किसी सदमे में चले गए थे। इन दोनों का हाथ अपने दिल पर आ गया, जो काफी तेज धड़क रहा था, और जैसे ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का हाथ उनके मुंह से हटा तो ये दोनों लोग तुरंत अपनी जान की भीख मांगने लगे। इन लोगों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज हमें बख्श दीजिए, ये जगह सिर्फ जंक कलेक्ट करने की जगह, हमारे पास कोई पैसा नहीं। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप गांव के एंट्रेंस पर बने हुए घर में जाइए, जो आदमी ठेकेदार है उसके पास बहुत पैसा है। ये दोनों अपनी बातें आगे पूरी कर पाते उससे पहले ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक जोरदार पंच इन दोनों के पेट में मारा। अगले ही पल इन दोनों के मुंह से दर्द से भरी चीख निकल पड़ी और उसके बाद टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने बहुत ही ठंडे और डरावने एक्सप्रेशन देते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो दोनों, अब मैं जो पूछूंगा उसे सच सच बताना। मैं तुम दोनों से सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, तुम्हें सिर्फ उसका जवाब देना है। अगर तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुम दोनों की जबान काट दूंगा। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का ये रूप देखकर दोनों आदमी बुरी तरह डर गए और गिड़गिड़ाते हुए डर के मारे बोले, पूछिए, आप जो पूछेंगे हम सब सच बताएंगे। इन दोनों की बात सुनकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत इंटरोगेशन करते हुए इन लोगों से पूछा, तुम जिस लड़की को रात में उठाकर लेकर आए थे वो कहाँ है?
जैसे ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने ये सवाल पूछा तो ये दोनों एकदम हैरान रह गए। इन दोनों के पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत सीधे शब्दों में अपनी बात पूछी थी। उसने तानिया का नाम तक नहीं लिया था और सीधे इन लोगों से पूछ लिया था कि तानिया इस वक्त कहाँ है। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने यह पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि उन्होंने तानिया को किडनैप किया भी है या नहीं, या फिर वो उनकी गिरफ्त में है या नहीं। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा अंधेरे में इन दोनों को बिल्कुल नहीं दिख रहा था। हालांकि उसका सवाल सुनकर इन दोनों के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए थे। भले ही ये लोग टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को देख नहीं पा रहे थे, पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें अच्छे से दिख रहे थे, क्योंकि इन्होंने इस वक्त अपनी आंखों पर नाइट विजन डिवाइस पहना हुआ था। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक बार फिर से इन दोनों आदमियों को धमकाते हुए कहा, मुझे सच सच बताओ, मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम दोनों ने उस लड़की को किडनैप किया। अगर मैं ये पता कर सकता हूं तो ये भी पता कर सकता हूं कि तुम लोगों ने उसे कहां छुपाया। अगर तुम दोनों ने मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश की तो तुम्हारी आंखों के सामने एक एक करके तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर दूंगा। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स बिना वजह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे और इन दोनों को डरा रहे थे, जबकि सच तो ये था कि अभी तक इन दोनों आदमियों की हालत खराब हो चुकी थी और ये लोग पसीने से कांप रहे थे। क्या ये दोनों बताएंगे तानिया के बारे में? और अभी तक बुरी तरह से डर चुके थे और इन्हें डरने की अब कोई जरूरत नहीं थी। इन दोनों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जब ये दोनों तानिया को किडनैप करके यहाँ लेकर आ रहे थे तो सामने खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने पहले ही उन्हें देख लिया था और उसका पीछा करते हुए वो यहाँ तक पहुंच गए थे, जबकि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। जिस वजह से ये लोग तानिया को यहाँ लेकर आए थे वो काम इन्हें करना अभी बाकी था। ये दोनों अभी भी डरते हुए यही सोच रहे थे कि सामने खड़े आदमी का क्या बैकग्राउंड है और वो क्यों तानिया को ढूंढ रहा है और उसे बचाना चाहता है। शुरू से लेकर अब तक इन लोगों ने यही सोचा था कि तानिया एक ऑर्डिनरी स्कूल स्टूडेंट है जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। वो लोग जैसे चाहे वैसे उसके साथ अपनी मर्जी कर सकते हैं और अपना मन भरने के बाद उसे यहाँ से जाने दे सकते हैं और कोई भी उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि जिस काम को करने के लिए ये लोग इतना एक्साइटेड हो रहे थे उसे शुरू करने से पहले ही ये लोग पकड़े जाएंगे। असल में शुभम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में शुभम के कुछ खास दोस्तों को ही पता था, उसके बाकी लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता था और इसी वजह से इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। ये लोग भी शुभम के लिए काम करते थे, पर शुभम इनका दोस्त नहीं बल्कि बॉस था। इन लोगों को बस इतना पता था कि उनके बॉस शुभम ने किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को नाराज कर दिया था, जिसकी वजह से उसे इस शहर से गायब कर दिया गया। असल में ये दोनों गुंडे आज रात को अपना कुछ सामान लेने के लिए इस शहर में वापस आए थे, जो उस रात अपने साथ नहीं ले जा पाए थे और उनमें से एक आदमी का घर ये गाँव था। इन लोगों ने प्लान किया कि एक दिन ये लोग यहाँ रुकेंगे और कल सुबह होते ही यहाँ से बिना किसी को बताए निकल पड़ेंगे। 2-3 घंटे पहले जब ये लोग इस शहर में एंटर हुए थे तो सड़क पर तानिया को देखकर इन दोनों को काफी हैरानी हुई, क्योंकि इन्हें पता था कि तानिया को पाने के लिए शुभम कितने टाइम से कोशिश कर रहा था, पर तानिया उसके हाथ नहीं लग रही थी। और तभी अचानक से इन दोनों के दिमाग में ख्याल आया कि जिस लड़की को आज तक उनके बॉस नहीं पा सके उसे पाने का ये गोल्डन चांस आज इन दोनों को मिला है, जिसे ये लोग बिल्कुल नहीं जाने देंगे। काफी रात हो गई थी और आसपास कोई भी नहीं था और इतनी काली अंधेरी रात में एक लड़की चुपचाप अकेले सड़क पर चली जा रही थी। ऐसे में इन लड़कों को लगता था कि इतनी रात में एक अकेली लड़की का निकलना साफ साफ इस बात को इंडिकेट करता है कि इन लोगों का तो उस पर हक हो गया है और ये जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर इन लोगों ने इस लड़की को सही सलामत इसकी मंजिल तक जाने दिया होता तो शायद इन लड़कों की इमेज के खिलाफ हो जाएगा, खास करके जब लड़की इतनी खूबसूरत हो। इन लोगों ने कुछ सेकंड के लिए तानिया का पीछा किया और जब इन्हें इस बात का पक्का अंदाजा हो गया कि तानिया के साथ इस वक्त आसपास कोई नहीं है तो इन्होंने तुरंत गाड़ी को रोककर तानिया को जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सब इनके दिमाग में चल रहा था। हालांकि इन्होंने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि उनके इतने अच्छे एक्शन के पीछे इतना बड़ा डिजास्टर छुपा होगा। कार्तिक शुरू में शुभम और उसके लोगों के साथ इस मामले को ज्यादा खींचना नहीं चाहता था और इसीलिए उसने थोड़ा बहुत डराकर इन लोगों को रातों रात इस शहर से बाहर जाने का मौका दे दिया था। हालांकि अभी भी ये लोग उसकी बहन की इज्जत के साथ खेलने के बारे में सोच रहे थे और ये बात कार्तिक कभी नहीं भूल सकता था और ना ही कभी माफ कर सकता था। अगले ही पल टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने खूंखार सा भयानक लुक देते हुए इन दोनों से पूछा, मुझे जल्दी बताओ कि तुमने तानिया को कहां छुपाया। ये दोनों इतना डरे हुए थे कि तुरंत इन लोगों ने बिना इधर उधर की बातें किए सीधा पता बताते हुए कहा, ड्रिंकिंग रूम के बेसमेंट में। कार्तिक अभी भी मोबाइल फोन के जरिए इन लोगों की बातें सुन रहा था। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों उसकी बहन को बेसमेंट में छुपाएंगे। असल में कोर्टयार्ड के अंदर ज्यादातर सभी घरों में बेसमेंट बनाए जाते थे ताकि खाना वगैरह और चीजों को स्टोर किया जा सके, पर इन दोनों ने तानिया को इस बेसमेंट में छुपा दिया था और इन दोनों को ये बात अच्छे से पता थी कि बेसमेंट में बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है और वहां दूर दूर तक किसी की आवाज नहीं पहुंचती थी। यहाँ पर हर वक्त शांति रहती थी और शहर से दूर यहाँ किसी का भी पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव काफी छोटा था और इस वजह से ये लोग तानिया को कोर्टयार्ड के किसी भी घर में आसानी से नहीं छुपा सकते थे, क्योंकि अंधेरा होने और शांति होने की वजह से तानिया की किसी भी तरह की आवाज को आसपास के गांव वाले सुन सकते थे। इसीलिए इन लोगों ने उसे बेसमेंट में छुपाया था ताकि तानिया कहीं भाग ना सके और शायद इसी वजह से इस कोर्टयार्ड तक पहुंचने के बाद भी तानिया के यहाँ होने का कोई सबूत कार्तिक के हाथ नहीं लगा था। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी इंटेरोगेशन जारी रखते हुए उनसे पूछा, तुम दोनों के अलावा कितने लोग हैं और तुम्हारे साथ, और क्या बेसमेंट में तानिया के अलावा कोई और है? टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की बात सुनकर इन दोनों ने जल्दी से डरते हुए कहा, हाँ, हम लोग सब 5 लोग हैं और हम 5 ही ड्रिंक कर रहे थे। इस दौरान हमें से एक ने बहुत ज्यादा पी ली और वो बेसमेंट में सोने के लिए चला गया क्योंकि वहां पर बहुत ठंड थी। जैसे ही कार्तिक ने दूसरी तरफ ये आवाज सुनी उसका दिल एकदम से बैठ गया। उसके माथे पर डर के मारे पसीना आने लगा। इस वक्त बेसमेंट में कोई था, हालांकि उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी तो ये कहना मुश्किल था कि वो कब जागेगा, पर फिर भी इस वक्त तानिया मुश्किल में थी। कार्तिक ने जल्दी से ब्लूटूथ के जरिए सिक्योरिटी गार्ड से कहा, जल्दी करो, इससे पूछो कि बेसमेंट का एंट्रेंस कहाँ है।
कार्तिक का ऑर्डर सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत यही सवाल इन दोनों से पूछ डाला, मुझे तुरंत बताओ बेसमेंट का एंट्रेंस कहाँ है। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड का सवाल सुनकर उनमें से एक ने कहा, वो कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं है और उस कमरे में बेड से टच करके एक लकड़ी का बोर्ड बना हुआ है, वही एंट्रेंस है। इन दोनों लोगों को जितना पता था इन्होंने तुरंत सब कुछ बता दिया, क्योंकि इनके अंदर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का डर काफी ज्यादा बैठ चुका था। कार्तिक को अभी तक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सब मिल चुकी थी, इसीलिए इन बिना वजह के लोगों से और सवाल करने का कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत अपने सारे लोगों को ऑर्डर दिया, तुरंत सब लोग अटैक कर दो, सबसे पहले बेसमेंट में जो आदमी है उसे जाकर पकड़ो और जैसे ही बेसमेंट में एंटर हो तो अपने मूवमेंट का ख्याल रखना। कार्तिक का ऑर्डर सुनकर सारे लोगों ने तुरंत जवाब दिया और सभी लोग अटैक मोड में आकर अपनी अपनी कमान संभालने लगे। अगले ही पल टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने इन दोनों आदमियों को अपने हाथ से मारकर बेहोश कर दिया, ताकि ये लोग अपने बाकी साथियों को किसी भी तरह की वार्निंग ना दे सके। और अगले ही पल सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उस घर में एंटर हो गए जिसमें तानिया को रखा गया था। घर के अंदर अभी भी बाकी सब लोग दारू पी रहे थे। इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। ये लोग दारू पीते हुए आपस में बात कर रहे थे। अरे यार वो दोनों कहाँ रह गए, उन्हें गए हुए काफ़ी देर हो गई है, टॉयलेट करने में इतना टाइम लगता है क्या? उन दोनों को जो करना है करने दो, अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं बेसमेंट में जा रहा हूँ उस लड़की के पास। क्या तुम सच में उन दोनों का इंतज़ार नहीं करने वाले हो? नहीं। और तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? हम में से एक तो पहले ही नीचे सो गया। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो हम लोगों को बेवकूफ़ बना के नीचे मजे तो नहीं कर रहा है। अरे हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। जब वो बंदा दारू पी रहा था और मुझे घूर रहा था तो मैंने उस पर बिल्कुल भी शक नहीं किया। ओह नो, जल्दी करो, नीचे चलो, मैं उस अकेले को मजे नहीं करने दूंगा। इतना कहकर उनमें से कुछ लोग तुरंत खड़े हो गए और बेसमेंट में जाने की तैयारी करने लगे। और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। अचानक से ही कमरे की डिम लाइट बंद हो गई और इस अंधेरे शांत कमरे में खिड़की और दरवाजे खोलने और बंद करने की आवाज साफ साफ सुनी जा रही थी। अगले ही पल ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए बहुत सारे लोग लाइट से भी तेज स्पीड में उस कमरे के अंदर घुस गए और बाकी के लोग कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही उन सब पर इन ब्लैक ड्रेस वाले लोगों ने अपना कंट्रोल कर लिया। कौन हो तुम लोग? क्या तुम यहाँ चोरी करने आए हो? इस जगह पर हम लोग जंग कलेक्ट करते हैं। तुम लोगों को गांव के एंट्रेंस पर जाना चाहिए, वहां पहले घर में एक ठेकेदार रहता है, उसके पास बहुत पैसा है। ये शब्द टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स और कार्तिक ने उन दो लोगों के मुंह से सुने हुए थे और एक बार फिर से किडनैपर उसी लाइन को दोहरा रहे थे। कार्तिक को तो अब एक्साइटमेंट होने लगी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कितना पैसा है इस ठेकेदार के पास जो सब लोग उसका नाम ले रहे हैं और सब लोग उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। हालांकि अभी कार्तिक इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसके लिए अपनी बहन को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त अपनी पहचान इन लोगों को नहीं बताना चाहते थे और वो भी इन लोगों को बेवकूफ बनाते हुए बोले, चुपचाप खड़े रहो, अगर हिले तो गोली चल जाएगी और अपना काम करते रहो। जैसे ही इन सारे गुंडों ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की बात सुनी तो सबके चेहरे रोने जैसे हो गए और उन्होंने लगभग रोते हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कहा, आप सब लोग फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग बिना वजह हमें परेशान करना चाहते? अब हमने अपने ही घर में ड्रिंक करके आप लोगों को क्या नुकसान पहुंचा दिया? इस आदमी की बात सुनकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड ने अगले ही पल अपने पैर से इस आदमी के घुटने पर बड़े जोर से मारा और चिल्लाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को इन लोगों पर किसी भी तरह की कोई दया नहीं आ रही थी और वहीं दूसरी तरफ इन सब गुंडों के लिए जमीन पर पड़े पड़े सांस ले पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये लोग बार बार चिल्ला रहे थे और बेसमेंट में जो आदमी था उसे वार्निंग दे रहे थे और अलर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से एक गुंडे ने बहुत मुश्किल से कहा, प्लीज मुझे बचा लो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कार्तिक अभी तक घर के अंदर आ चुका था और जब उसने इन सब गुंडों के चिल्लाने की और तड़पने की आवाज सुनी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये लोग जिएंगे भी या नहीं। कार्तिक ने तुरंत अपना हाथ दिखाते हुए अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देते हुए कहा, तुम में से कुछ लोग बेसमेंट में तुरंत उतर जाओ और ध्यान रखना तानिया को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही बाकी लोगों ने ये बात सुनी तो तुरंत उनमें से कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स बेसमेंट की तरफ चले गए और वहीं दूसरी तरफ जब गुंडों ने कार्तिक के मुंह से तानिया का नाम सुना तो सब लोग एकदम से हैरान रह गए। उन लोगों को अब जाकर समझ में आ रहा था कि उन लोगों को इस तरह से क्यों तड़पाया जा रहा है। ये लोग अब जाकर समझे थे कि कार्तिक और बाकी सब लोग यहाँ चोरी करने नहीं आए थे बल्कि तानिया के लिए आए थे, जिसे कुछ देर पहले ही इन लोगों ने किडनैप करके उस बेसमेंट में छिपाया था। क्या कार्तिक की बहन तानिया सही सलामत होगी? क्या सच में उस छठे आदमी ने बेसमेंट में तानिया के साथ कुछ गलत तो नहीं किया था? या फिर इन सारे गुंडों को पता चल रहा था कि कार्तिक और उसके लोग यहाँ चोरी करने नहीं आए बल्कि उस लड़की के लिए आए हैं जिसे इन लोगों ने कुछ देर पहले किडनैप करके बेसमेंट में छुपाया था। ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब लोग इतनी जल्दी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। इन्हें आखिर इतनी जल्दी पता कैसे चला? आखिर जल्दी ही इन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनके सामने खड़े सारे लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं और अब धीरे धीरे इन लोगों को इन ताकतवर लोगों से डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी आत्मा इनके शरीर से गायब हो गई हो। इन्हें पहले ही पता चल गया था कि उन्होंने आज रात काफी बड़ी गलती कर दी है। इन सब लोगों का दिल डर के मारे धड़कना बंद कर गया था। ऐसा लग रहा था इन्हें कि इस दुनिया में गलती करने के बाद रिग्रेट से बचने की कोई दवाई क्यों नहीं है। अगर इन्हें पता होता कि उनके साथ आज ऐसा कुछ होने वाला है तो कभी भी ये तानिया की तरफ आंख उठाकर देखने की गलती भी नहीं करते। जितने भी लोग इस वक्त खड़े हुए थे वो सब यही दुआ कर रहे थे कि बेसमेंट में उनके साथ आया हुआ उनका छठा साथी शांति से सो गया हो, क्योंकि अगर उसने तानिया के साथ कुछ भी गलत किया होगा तो सामने खड़ा ये लड़का इन लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करेगा और हो सकता है कि कार्तिक उनके साथ कुछ ऐसा करे कि उनकी हड्डियां भी किसी को ना मिले। वहीं दूसरी तरफ जैसा ये गुंडा और उसके साथी सोच रहे थे कुछ वैसा ही हो रहा था। बेसमेंट के अंदर इनका छठा साथी शुरू में तो इस तरह नाटक कर रहा था जैसे वो सच में यहाँ आकर सोने ही वाला हो, पर जब बाकी लोग उसे सोता हुआ सोचकर बाहर चले गए तो इस आदमी के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। यह आदमी सच में नाटक कर रहा था कि इसे नींद आ रही है, जबकि इसका असली मोटिव सबसे पहले तानिया का फायदा उठाना था।
पूरे बेसमेंट में इस वक्त बहुत ही हल्की लाइट थी, जिसकी वजह से ये गुंडा उस हल्की लाइट में किसी भी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। तानिया का जब किडनैप किया गया तो वो पहले ही इतना डर गई कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। वो यहाँ से भागने के बारे में कोई आइडिया निकाल पाती उससे पहले ही उसने देखा कि दारू के नशे में धुत छठा गुंडा अचानक से उसके सामने खड़ा हो गया है और उसके चेहरे पर एक घटिया मुस्कान थी। तानिया को समझ आ गया था कि ये आदमी कुछ ना कुछ उसके साथ गलत करना चाहता है, इसीलिए इस तरह से मुस्कुरा रहा है। तानिया को अच्छी तरह से रस्सी से बांधा हुआ था, इस वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तानिया बार बार जमीन पर अपने पैरों को मार रही थी और अपने हाथों को रस्सी से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। जब उस छठे गुंडे ने देखा कि तानिया यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है तो उसने बहुत ही घमंड के साथ हंसते हुए कहा, ए लड़की, तो बिना वजह अपना टाइम बर्बाद कर रही है। तू किसी भी हाल में इस बेसमेंट से तब तक नहीं भाग पाएगी जब तक हम खुद तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वहां भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो फालतू की मेहनत बंद करना। तानिया को इस वक्त बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी वो इस आदमी को अपनी मरी हुई आवाज में धमकी देते हुए बोली थी, चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही उसके पास खड़े गुंडे ने तानिया की धमकी सुनी तो उसने अजीब तरह से हंसते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे धमकाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता, और अगर धमकी देनी भी है तो थोड़ा तरीके से दो। तुम्हारे सामने इतना हैंडसम आदमी खड़ा है, तुम मुझे हैंडसम कहकर बुला सकते हो। जैसे ही तानिया ने उसकी बात सुनी और उसका चेहरा देखा तो उसे हैंडसम शब्द से ही नफरत हो गई। तानिया ने सिर्फ उसे नफरत से और धमकी देते हुए कहा, मेरे करीब आने की भी सोचना मत, वरना मैं तुम्हें ऐसा मारूंगी कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे। तानिया की फिर से गीदड़ धमकी सुनकर उस आदमी को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे मारना भी चाहती हो तो मार लो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, कम से कम इस तरीके से तुम मुझे छुओगी तो सही। तानिया ने जब देखा कि उसकी बात का इस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा घबराने लगी और अब तक उसे रोना आ रहा था। तानिया का मन कर रहा था कि उससे कुछ दूरी पर रखे हुए हथौड़े को वो उठाए और इस आदमी का सिर फोड़ दे। हालांकि ये मुमकिन नहीं था क्योंकि वो पूरी तरह से रस्सी से बंधी हुई थी और उसके लिए अपनी जगह से हिल पाना भी मुश्किल हो रहा था। तानिया को रोते हुए देखकर सामने खड़े आदमी ने हंसते हुए कहा, रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा। अच्छा होगा अगर तुम मेरा साथ दो ताकि हम लोग आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकें। तानिया जानती थी कि अब उसके बस में सिचुएशन को संभालना बिल्कुल नहीं है, पर वो उन लड़कियों में से तो बिल्कुल नहीं थी जो किस्मत के भरोसे खुद को इस तरह बर्बाद होने दे। तानिया ने एक बार फिर से धमकी देते हुए कहा, अगर मेरे पास आए तो मैं मदद के लिए चलाऊंगी। शायद तानिया भूल गई थी कि वो इस वक्त अंडरग्राउंड में है और बेसमेंट से बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ तानिया की बात सुनकर सामने खड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, हाँ तो चिल्लाओ ना, तुम्हें मना किसने किया है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी आवाज आसपास के गांव वाले तो बहुत दूर की बात है, बेसमेंट के ऊपर बने हुए कमरे में जो लोग हैं वो भी नहीं सुन पाएंगे। तुम्हारा गला सूख जाएगा, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। इस आदमी ने तानिया को चढ़ाते हुए आगे कहा, तुम रहने दो, एक काम करता हूँ, मैं ही चिल्ला लेता हूँ, तुम्हारे गले में दर्द हो जाएगा ना। तुम्हारी तरफ से मैं ही चिल्ला लूंगा, कोई आकर तानिया को बचाओ, कोई आकर तानिया को बचाओ। तानिया ने जब इस आदमी को इस तरह की हरकत करते हुए देखा तो उसे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। वो भले ही खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी पर मन ही मन में वो कब की हिम्मत हार चुकी थी। अपनी बातें कहकर यह आदमी अपने गंदे हाथों से तानिया को छूने ही वाला था कि तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर इस छठे आदमी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से से चीखते हुए बोला, क्या तुम लोग थोड़ी देर सब्र नहीं रख सकते हो? क्या तुम लोग इस बार मुझे पहले ये काम नहीं करने दे सकते हो? इतना कहकर जैसे ही वो आदमी ऊपर की तरफ देखने के लिए मुड़ा तो एक जोरदार किक उसके मुंह पर आकर लगा, जिसकी वजह से वो सीधे जमीन पर जाकर गिरा। उसका पूरा मुंह खून से भर गया और उसके दांत टूट गए थे और इस वक्त वो आदमी दर्द से रो रहा था। उसे किसी और ने नहीं बल्कि मैगी ने मारा था। उस आदमी को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैगी पहली बॉडीगार्ड थी जो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर गई थी और उसके पीछे पीछे कार्तिक भी नीचे आया था। उस डिम लाइट में कार्तिक ने इतने घंटे से बंद पहली बार अपनी बहन को देखा था। कार्तिक की आंखों के सामने तानिया रस्सी से बंधी हुई थी। हालांकि उसके कपड़े अभी तक सही सलामत थे और उसके चेहरे पर या हाथ पैरों पर किसी भी तरह की कोई चोट नजर नहीं आ रही थी। तानिया तो सही थी पर पिछले कुछ टाइम से कार्तिक ने अपना जो गुस्सा मन में दबाया हुआ था वो एकदम से फूट पड़ा और कार्तिक ने मैगी को ऑर्डर देते हुए कहा, तुरंत इस कुत्ते के पिल्ले को उठाकर ऊपर ले जाओ। अगले ही पल मैगी ने ऑर्डर एक्सेप्ट करते हुए अपने बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड साथियों की तरफ देखा जो एक के बाद एक नीचे आए और उस छठे इंसान को खींचकर वापस ऊपर की तरफ ले गए। अचानक से कार्तिक का आना और ये सब होना तानिया को पूरी तरह से दंग कर गया था। तानिया तो अभी भी हैरानी से इन सब लोगों को देख रही थी। उसका दिमाग किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा था पर इस वक्त उसकी आंखों के सामने जो इंसान खड़ा था वो था कार्तिक, जिसने उसकी जान बचाई थी। हालांकि तानिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक यहाँ तक पहुंचेगा। कार्तिक को सामने देखकर तानिया इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था और वो अजीब से सवाल करते हुए बोल रही थी, कार्तिक, कार्तिक तुम यहाँ कैसे? तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक उसके पास गया और उसकी रस्सी को आराम से खोलते हुए घुटनों पर बैठकर उससे बोला, सब ठीक है, तुम डरो मत, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तानिया ने सारी उम्मीद खो दी थी। उसे तो लगा ही नहीं था कि आज वो खुद को बचा पाएगी। या तो वो उस आदमी को मार देना चाहती थी या खुद उससे पहले मर जाना चाहती थी ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो। तानिया ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी अचानक से कार्तिक उसके सामने आ गया और उसके साथ कुछ भी होने से पहले उसे बचा लिया। तानिया ने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक एकदम से आसमान से गिरेगा और उसे इस मुसीबत से एक बार फिर से बचा लेगा। जब से वो कार्तिक से मिली थी कार्तिक हर बार उसे बचा रहा था और आज एक बार फिर वो शक्तिमान की तरह आया और उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया।
जैसे ही कार्तिक ने तानिया की रस्सी खोली तो तानिया एकदम गुस्से से खड़ी हुई और उस आदमी के पैर को जोर से खींचा जिसने कुछ देर पहले परेशान करने की कोशिश की थी, और उसे जोर से एक लात मारी। जब तानिया को लगा कि उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है तो उसने एक के बाद एक 3-4 लातें और मारी। उसके बाद चिल्लाते हुए बोली, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचने की थी? सोचा भी कैसे तूने कि मैं तेरे साथ कोऑपरेट करूंगी? तानिया जिस आदमी को मार रही थी वो डर के मारे कांप रहा था। उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो तानिया को पलटकर जवाब दे सके या इसके बारे में सोच भी सके। कार्तिक के सबऑर्डिनेट उसे लगातार खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। वो जानता था कि अगर उसने अपनी नजर उठाकर भी तानिया की तरफ देखा तो कार्तिक के लोग उसे अगले ही सेकंड मारकर फेंक देंगे। कार्तिक शांति से अपनी बहन को देख रहा था जो लगातार उस आदमी को मार रही थी। कार्तिक ने बिल्कुल भी तानिया को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे तो खुशी हो रही थी कि उसकी बहन का गुस्सा भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। अगर कार्तिक के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो वो भी इन गुंडों को बिल्कुल ऐसे ही मारता जैसे इस वक्त तानिया मार रही थी। तानिया इस वक्त बिना किसी रहम के काफी तेज उस आदमी को मार रही थी। हालांकि धीरे धीरे जब तानिया का गुस्सा शांत होने लगा तो उसने ये उस आदमी को छोड़ दिया क्योंकि वो उसे जान से नहीं मारना चाहती थी। कार्तिक ने जब अपनी बहन को देखा तो उसका हाथ पकड़ते हुए आराम से बोला, ऊपर जाओ और जाकर आराम से गाड़ी में बैठो, रिलैक्स करो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। कार्तिक की बात सुनकर तानिया कार्तिक के गले लग गई और ना में अपना सिर हिलाने लगी, और अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कार्तिक कौन है और कौन नहीं। कार्तिक अब तानिया के लिए और ज्यादा अनजान नहीं था क्योंकि उसने तो हर बार तानिया की जान बचाई थी और उसे मुसीबत से निकाला था। तानिया के दिल में इस वक्त कार्तिक के लिए सिर्फ और सिर्फ सम्मान था। हालांकि कार्तिक के कहने पर मैगी तानिया को लेकर उस अंडरग्राउंड कमरे के ऊपर चली गई। आपको क्या लगता है क्या करेगा कार्तिक इन लोगों के साथ? कहने पर मैगी तानिया को उस अंडरग्राउंड कमरे से बाहर ले आई। हालांकि जैसे ही तानिया ने ऊपर जाकर बाकी गुंडों को अपने घुटनों के बल बैठे हुए डरे हुए देखा जहां कुछ और लोग उन गुंडों को बांध कर खड़े हुए थे, तो ये देखकर एक बार फिर तानिया का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पास में ही रखी हुई लकड़ी से उन लोगों को मारना शुरू कर दिया और गुस्से से बार बार कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया था ना, अब मैं बताती हूँ मैं कितनी ताकतवर हूँ, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर तानिया वहां बैठे हुए सारे आदमियों को मारने लगी और एक आदमी को तब तक मारा जब तक उसके सिर से खून नहीं निकलने लगा। कार्तिक ने जब ये देखा तो उसने जल्दी से जाकर तानिया को रोका और शांत करवाते हुए बोला, ठीक है प्लीज तुम जाओ, अरे मैं संभाल लूंगा, तुम पहले जाकर गाड़ी में आराम करो। कार्तिक ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि कार्तिक इन लोगों को बचाना चाहता था, बल्कि कार्तिक ने तानिया को इसलिए रोका था कि उसकी बहन के हाथ इन गंदे लोगों के खून से ना सने। कार्तिक चाहता था कि उसकी बहन इस वक्त जिस उम्र के पड़ाव से गुजर रही है उसमें वो अपनी फेरी टेल लाइफ को जिए, ना कि किसी को मारकर उसके गिल्ट में रहे। कार्तिक ने सोच लिया था कि तानिया ने आज तक जैसे भी जिंदगी जी हो पर अब से वो अपने सपनों की दुनिया को जिएगी और उसे किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अगर तानिया ने अपने सपनों की जिंदगी नहीं भी बनाई है तो कार्तिक उसके लिए बना देगा, जिसमें वो हमेशा सुरक्षित रहेगी और सिर्फ मुस्कुराती रहेगी। कार्तिक 24 साल का था और इतना तो समझता था कि अगर तानिया इस आदमी को मारेगी तो चारों तरफ खून फैलेगा और इस वजह से इस वक्त जिस मेंटल स्टेट में तानिया है हो सकता है कि उस वजह से उसकी साइकोलॉजी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े और वो फ्यूचर में जाकर डिप्रेशन में चली जाए। तानिया वाकई इस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। कार्तिक की बात सुनकर उसने कार्तिक को गले लगा लिया और अपनी मरी हुई आवाज में बोली, आप उनके साथ क्या करेंगे? तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, अब तुम इन लोगों को और ज्यादा मत देखो और बाहर जाओ। कार्तिक की बात सुनकर तानिया चुपचाप मैगी के साथ उस कमरे से बाहर चली गई। हालांकि बाहर जाते ही एक बार फिर से वो काफी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि इस वक्त बाहर एक बड़ा सा मैजेस्टिक बायोनिक रोबोट डॉग खड़ा हुआ था। इतने बड़े डॉग को देखकर तानिया काफी हैरान हो गई। उसने आज से पहले इतना बड़ा डॉग कभी नहीं देखा था और ना ही कभी इसके बारे में सुना था। कहीं ना कहीं अपने सामने मॉन्स्टर जैसा डॉग देखकर तानिया काफी ज्यादा डर गई थी। बगल में खड़ी मैगी ने जब तानिया को डरते हुए देखा तो उसने तुरंत तानिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम डरो मत, ये हमारी फैमिली के बॉस का डॉग है, ये तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही तानिया ने बात सुनी मैगी की तो उसने हैरान होते हुए कहा, फैमिली का बॉस? मैगी अब और ज्यादा कुछ छुपाना भी नहीं चाहती थी। उसने तानिया को सब कुछ सच बताते हुए कहा, हाँ हम सब लोग तुम्हारे दोस्त कार्तिक मित्तल के सबऑर्डिनेट्स हैं और इस बार हम तुम्हें इतनी जल्दी और सही टाइम पर इसीलिए बचा पाए क्योंकि इस बड़े से डॉग ने हमारा बहुत साथ दिया। जैसे ही तानिया ने मैगी की बात सुनी तो वो एकदम दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने खड़ी ये लड़की कार्तिक को अपना बॉस क्यों बता रही है, क्योंकि कार्तिक तो एक दूसरे स्टेट से आया हुआ वर्कर था। अचानक से कार्तिक किसी बड़े घर का बेटा कैसे बन गया और उसके पास इतने सारे सबऑर्डिनेट्स कहाँ से आए? इस वक्त तानिया के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक को कैसे पता चला कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और उसने तानिया को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? ये सब कुछ सोचकर तानिया का दिल और दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था। इस वक्त उसके इन सारे सवालों का जवाब देने वाला कोई और नहीं था। तानिया चुपचाप मैगी को फॉलो करते हुए कोर्टयार्ड से बाहर चली गई और जब उसने कोर्टयार्ड के बाहर खड़ी 1 दर्जन से भी ज्यादा महंगी और लग्जरी गाड़ियों को देखा तो एक बार फिर से उसका दिमाग कंफ्यूज हो गया। तानिया एक बार फिर से सवालों के उलझन में उलझ गई। आखिर कार्तिक मित्तल है कौन और उसने कुछ भी होने से पहले उसे कैसे बचा लिया? उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार तानिया को बचाया और ऊपर से कार्तिक एक अनजान लड़का था जिससे तानिया बस बाई चांस मिली थी। ऐसे में कार्तिक उसका इतना ख्याल कैसे रख सकता था? मैगी जानती थी कि इस वक्त तानिया के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं पर वो एक सबऑर्डिनेट थी। वो कार्तिक की परमिशन के बिना तानिया को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकती थी। कार्तिक और तानिया के रिश्ते के बारे में सिर्फ कार्तिक ही अपनी बहन को बता सकता था। मैगी एक नौकर होने के नाते ये पोजीशन नहीं रखती थी। तानिया को इतना परेशान देखकर मैगी सिर्फ उसे इतना कह सकती थी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें इन सारे सवालों के जवाब जल्दी ही मिल जाएंगे। अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, एक बार उन लोगों से बॉस अपना हिसाब बराबर कर ले, उसके बाद वो तुम्हें नेचुरली सब कुछ बता देंगे। मैगी की बात सुनकर तानिया ने हल्के से अपना सिर हाँ में हिला दिया
तानिया ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठने से पहले अचानक से मैगी से पूछ लिया कि आपके बॉस कार्तिक मित्तल मुझ में इंटरेस्टेड है। इतना कहकर तानिया के गाल अगले ही पल शर्म के मारे गुलाबी हो गए। इस वक्त जो भी सिचुएशन थी उसके हिसाब से तानिया बस यही कंक्लूजन निकाल पाई थी। वो जानती थी कि वो बहुत सुंदर है और स्कूल में सभी लड़के हर वक्त पागलों की तरह उसके पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि उसके स्कूल में जो लड़कियां हैं वो भी हर वक्त उसे जलन से दिखती हैं। और तो और उसके घर में अपने सौतेले पिता हर वक्त उसे अजीब सी नजरों से घूरते रहते हैं क्योंकि वो सुंदर है। उसके पापा खुद उससे शादी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे बेचकर पैसे कमाने के बारे में सोचा और एक अमीर लड़के के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी। खूबसूरती के अलावा तानिया को अपने अंदर कोई भी ऐसी खूबी नहीं लग रही थी जिसकी वजह से कोई भी उसे पसंद करता। तानिया अभी भी यही सोच रही थी कि कार्तिक अचानक से ही उससे टकराया था, या फिर हो सकता था कि कार्तिक पहले उसे पसंद करता हो और उसके करीब रहने के लिए उसने अपने अमीर होने का सच छुपाया हो और गरीबों की तरह तानिया के घर के बगल में आकर रहने लगा हो ताकि तानिया से नजदीकी बढ़ा सके। यही सब सोचते सोचते अचानक से तानिया के दिमाग में कुछ आया और उसने अपने आप को ही समझाया कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ जब मैगी ने तानिया की बात सुनी तो उसके एक्सप्रेशन एकदम से अजीब बन गए। ये कहना मुश्किल था कि इस वक्त उसके दिमाग में और दिल में क्या फीलिंग आ रही थी, पर अगर कोई मैगी के चेहरे को ध्यान से देख पाता तो समझ जाता कि तानिया की बात सुनकर मैगी इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में थी। वहीं दूसरी तरफ अभी तक तानिया की नजर भी मैगी के इन एक्सप्रेशंस पर चली गई थी और वो मन ही मन जोर जोर से हंसने लगी। उसने अपने मन में सोचा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और इसीलिए उसने अपने सामने खड़ी लड़की को भी कंफ्यूज कर दिया। तानिया ने खुद ही से सोचा कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी गरीब लड़की है, ऐसे में कोई उसे क्यों पसंद करेगा, और अगर वो खूबसूरत है भी तो भी इसका फायदा ही क्या। वो सिर्फ एक सजावट के सामान से ज्यादा कुछ और नहीं है। अगर देखा जाए तो अमीर लड़कों के पास एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां होती हैं। बाकी लोगों को तो छोड़ो, अगर बात कार्तिक की जाए तो उसके पास पता नहीं कितनी खूबसूरत लड़कियां होंगी, और अगर सबको एक तरफ कर दिया जाए तो सामने खड़ी लड़की मैगी ही 100 लड़कियों की खूबसूरती के बराबर थी। अचानक ही तानिया के मन में आया कि शायद उसके और मैगी के लुक में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो एक छोटी लड़की थी जो अभी तक पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हुई थी। मैगी जैसी मैच्योर और खूबसूरत लड़की से अपनी बराबरी कभी नहीं कर सकती थी। मैगी तो एक स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह थी जो इस वक्त धूल से सनी हुई थी और उसके पूरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, पर इसमें भी उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मैगी ने तुरंत खुद